में जो यूजफुल इक्वेशंस है वो इक्वेशंस बता दिए थे और 2 नोट्स लिखवाए थे, राइट। हाँ सर, स्पेशल केस। स्पेशल केस जो थे वो डिस्कस करवा दिए थे। अगर उस टाइप का कुछ प्रॉब्लम तुम्हें दिखेगा तो फिर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली क्या करोगे, डायरेक्टली उसको सॉल्व कर दोगे। तो क्लास अभी स्टार्ट करना सर? हाँ हाँ, अभी जस्ट मैंने कुछ बताया भी नहीं है, जस्ट अभी पूछ ही रहा हूँ। जी सर। कुछ 5-10 मिनट और वेट कर लेना, कोई आने वाला होगा, क्योंकि क्लास का टाइम सडन चेंज हुआ है तो मे भी बहुत सारे लोग को पता नहीं होगा। देखते हैं। अब देखो, लाइन ऑफ कोलिजन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा वो मैंने बताया ही था कि अगर तुमको स्पेशल केस नहीं दिया, दैट विल बी कैलकुलेटिव, कैलकुलेशन उसमें ज्यादा होगा, तुम्हें नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा सॉल्व करने हैं तो फिर ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। 4 इक्वेशन सॉल्व करना है, चारों के लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, फिर वहां से जाकर कैलकुलेट होगा। और नहीं तो स्पेशल केस है, तुम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, ताकि जो लेट आए वो वहीं से छाप ले। लिखना, 2 spheres are moving, 2 spheres are moving, two spheres are moving towards each other towards each other as shown in figure. As shown in figure, both have same radius, both have same radius, both have same radius, but their masses are, both have same radius, but their masses are 2 kg and 4 kg, but their masses are 2 kg and 4 kg. Full stop. If their velocities are 4 meter per second and 2 meter per second respectively, if their velocities are 4 meter per second and 2 meter per second respectively, and coefficient of restitution is 0.5 and coefficient of restitution is 0.5, coefficient of restitution is 0.5, then find 0.5 थोड़ा सा चलो कैलकुलेटिव होगा, कोई नहीं, 0.5, then find final velocities, then find final velocities after collision, then find final velocities after collision along the line of impact, along the line of impact. Find velocities after collision along the line of impact. जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है उसके अलोंग वेलोसिटी पता करना।
देख लिया सबने, डायग्राम ड्रॉ करूंगा अभी। हो गया, हटा दे। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। डायग्राम कुछ इस तरीके का है। ये किस स्फीयर है, इसका सेंटर। ये एक दूसरा आइडेंटिकल स्फीयर, ये चल रहा है इधर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से, इसका मास 2 kg। ये चल रहा है इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से, और इसका मास है 4 kg। ठीक है, इसका सेंटर मास यहाँ पे, इसका सेंटर मास नहीं है, ये दोनों आके टकराए। टकराने के बाद जो हो रहा है, तुमसे पूछ रहे हैं वेलोसिटी कितना होगा, बट अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, तुमसे टोटल वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है। ठीक है ना, नेट वेलोसिटी सिस्टम का, नेट वेलोसिटी जो है आफ्टर कोलिजन कितना होगा वो नहीं पूछ रहे, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम कम लगे, इसलिए मैंने सवाल को आधा कर दिया हुआ। देखो, पहले तो इस सवाल को देख करके ये फील करना है कि क्या यहाँ पे जो कोलिजन होगा वो ऑब्लिक होगा या हेड ऑन होगा, क्योंकि क्वेश्चन में अगर देखोगे तो कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ कि कोलिजन हेड ऑन ऑब्लिक है कि होगा। ऑब्लिक है। ठीक है ना, तुम्हें ऑब्लिक डायग्राम देख करके पता करना होगा। हाँ, ऑब्लिक होगा, क्योंकि ये दोनों जा करके टकराएंगे कहीं पे इधर पे। अब होगा क्या कि जब टकराएंगे तो इन दोनों का जो कनेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। अब कनेक्शन ये है, तो लाइन ऑफ कोलिजन ये होगा तुम्हारा, दिस इज योर लाइन ऑफ कोलिजन। ये क्या है तुम्हारा, लाइन ऑफ कोलिजन है। तो अगर दिस इज योर लाइन ऑफ कोलिजन, तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये जो वेलोसिटी है और ये जो वेलोसिटी है, क्या इस लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग है? ये दोनों ऐसे नहीं। गए, नहीं है। टकरा है, नहीं है तो सर। फिर अगर उसके अलोंग नहीं है तो कोलिजन विल बी व्हाट, ऑब्लिक कोलिजन, क्योंकि वेलोसिटी, ये तुम्हारा वेलोसिटी इधर था, ये वेलोसिटी इधर था, दिस इज योर लाइन ऑफ कोलिजन। अब तुम्हें जरूरत पड़ेगी यहाँ एंगल की, कि लाइन ऑफ कोलिजन कितना एंगल बना रहा है, किससे, इस वेलोसिटी से, इन दोनों वेलोसिटी से, वो इंपॉर्टेंट है। अब वो एंगल तुम्हें देख के सोचना होगा कि कितना हो सकता है। एंगल के बारे में सोचो, क्योंकि एंगल की जरूरत पड़ेगी तुमको। 30 डिग्री। सर ये तो दोनों एंगल सेम है। सर सेम है, 45 कितना होगा। है? हाँ, किसी ने 30 बोला, किसी ने 45 बोला, सोचते हैं पर सर ऐसे कैसे बोलेंगे? हाँ चलो देखते हैं, वही तो सोचना है ना। अब इसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स का दिमाग चाहिए। देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो अगर इसका रेडियस आर है तो इसका भी रेडियस आर होगा। अगर ये रेडियस Yes, आर है, sir. ये रेडियस आर है, इन दोनों के बीच में जो गैप होगा, दिस इज हाउ मच, आर। यस सर। यानी ये जो दोनों लाइन है, इन दोनों के लाइन के बीच में गैप कितने का है, आर के बराबर। आर के बराबर। साथ ही साथ अगर ये गैप देखोगे, ये गैप कितने का होगा, 2R। 2r के बराबर। ये जो गैप है ये कितने के बराबर है, 2r के बराबर है। मतलब अगर मैं यहाँ से छोटा सा ट्राइंगल काटू ना, ए बी ओ, ट्राइंगल अगर ए बी ओ में देखोगे, ये तुम्हारा ट्राइंगल, ये ए, ये बी ओ ए, सर ए ये बी का जो 2R डिस्टेंस है, तो R ही ना होगा। नहीं 2r कैसे, हाँ समझ लो 2r कैसे होगा, इसका जो रेडियस है ये r है, ये अच्छा रेडियस हाँ जो है वो सर, कितना है, ये रेडियस r, तो 2r ये गैप हो गया। ये जो वर्टिकल गैप, ये जो ओबी के बीच में गैप है, ये कितने का है, ये r का है। तुम्हें कौन से एंगल की जरूरत है, तुम्हें एंगल की जरूरत है इस एंगल की जरूरत है, क्योंकि अगर ये एंगल निकाल लोगे तो ये भी एंगल निकल जाएगा, अल्टरनेट एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो इस ट्राइंगल में ये एंगल तुम्हें चाहिए, तो क्या ये एंगल तुम बता सकते हो? साइन थीटा देख लो, अगर साइन थीटा देखोगे, साइन थीटा विल बी हाउ मच, इट विल बी r/2r, दैट मींस हाफ। अगर साइन थीटा की वैल्यू हाफ है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री। 30 डिग्री। मतलब वेलोसिटीज लाइन ऑफ कोलिजन से है, कोलिजन के पहले जो भी वेलोसिटीज थी लाइन ऑफ कोलिजन से, वो कितने का एंगल बनाएंगी, 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। समझ में आया? ठीक है,
इसमें कुछ फिजिक्स नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। अभी तक ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे जो भी हमने कैलकुलेट करा, ये क्या है तुम्हारा मैथमेटिक्स है, जो तुम जूनियर क्लासेस में पढ़ोगे। अब टू 10th ये सारी चीजें पढ़नी होती है। अब इसमें भी परेशान मत हो जाना, सर आप मैथ घुसा देते हो और बोलते हो ये फिजिक्स चल रहा है, फिजिक्स चल रहा है। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? आगे बढ़े। एंगल समझ में आ हाँ गया सर। सबको कितना होगा? अब इसके बाद का हमारा प्रोसेस क्या होता हाँ है? सर। हम वेलोसिटी का दो कंपोनेंट लेते हैं, एक अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन और एक परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कोलिजन। यही काम होता है कि ऑब्लिक कोलिजन में जो भी वेलोसिटी है उसका दो कंपोनेंट लेंगे, एक लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग, दूसरा लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर। तो ये तुम्हारा लाइन ऑफ कोलिजन है एंड दिस इज योर 30 डिग्री। मैंने बोला था ना कि इस तरीके का अगर प्रॉब्लम होगा तो तुम्हें लाइन ऑफ कोलिजन आराम से पता चल जाएगा, क्योंकि अगर लाइन ऑफ कोलिजन तुम्हें नहीं पता होगा तो फिर तुम कंपोनेंट कैसे लोगे? देखो इस क्वेश्चन में पता चल गया लाइन ऑफ कोलिजन, ये लाइन ऑफ कोलिजन, ये लाइन ऑफ कोलिजन, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी। अब इसके दो कंपोनेंट लेंगे, कैसे? एक इधर की तरफ, बताओ कितना होगा? भी वो होगा 4 cos 30। साइन साइन होगा, कॉस इसके साथ हाँ एंगल बनना सर, है तो हाँ दिस सर। विल बी साइन 30 है। मैंने बोला था रटना नहीं है कि कॉस होगा कि साइन होगा, हमें एंगल पता करना है, फिर उसके बाद कॉस और साइन में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि कंपोनेंट लेना तुम्हें आता है। जिसके साथ एंगल बन रहा है उधर आता है कॉस कंपोनेंट, सो दिस विल बी कॉस 30 डिग्री। सिमिलरली अगर इसके साथ चलोगे तो इसके भी दो कंपोनेंट, इधर और इधर। डायग्राम गंदा नहीं हो रहा ना, समझ में आ रहा है ना डायग्राम? इधर क्या बनेगा? इधर दिखेगा तुमको 2 cos 30 2 डिग्री, cos 30. इधर 2 sin 30 डिग्री। समझ में आ गया? अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है? इसके बाद सोचते हैं, मान लेते हैं कि जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन वो कितना है, एंगल कितने का बनाएगा वो भी मान लेंगे। तो वहां से आते हैं 4 अननोन। लेकिन यहाँ पे जो तुम्हें है ना वो क्या सॉल्व करना है उसके बारे में भी देख लो। ये हो गया ना, इतना करने, इसको हटा दूंगा, ये रहेगा, इसको मैं हटाऊंगा। ये तो समझ चुके हो ना पहले ही। बेसिकली ये हम एंगल कैलकुलेट करने की कर रहे थे। अब क्या हो रहा है, मान लो कोलिजन के बाद ये जो पार्टिकल है, ये जो बॉडी है, ये मूव करने लगा, ये मूव कर रहा है इस तरीके से कि ये एंगल बना रहा है θ2। लाइन ऑफ कोलिजन ड्रॉ करने दो। लाइन ऑफ कोलिजन, ये तुम्हारा लाइन ऑफ कोलिजन है। मान लो ये इधर मूव कर रहा है, हम कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन मान सकते हैं, मैथमेटिक्स अपने आप क्लियर कर लेगा। मैं बात कर रहा हूँ इस 4 kg का। ये जो 4 kg है, समझना 4 kg जो है, ये मान लो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है V2 से, और लाइन ऑफ कोलिजन से एंगल बना रहा है β2। क्या मैंने माना यहाँ पे? ध्यान से सुन लो। 4 kg V2 से मूव कर रहा है, इधर की तरफ, इधर की तरफ। कोई इधर, इसको इधर की तरफ भी सोच सकता है, ऊपर की तरफ भी सोच सकता है, दाएं बाएं कहीं भी सोच सकता है। तुम्हें करना क्या है, V2 की वैल्यू माननी है और β2 की वैल्यू माननी है। ये जो β2 है ये किसके साथ है? लाइन ऑफ कोलिजन के साथ का एंगल है। सिमिलरली तुम सोच सकते हो कि ये जो पार्टिकल है ये मूव कर रहा है इधर की तरफ, V1 से, और ये एंगल बना रहा है β1। ये कौन सा सिनेरियो मैं बता रहा हूँ? आफ्टर कोलिजन। कब का ये सर, डायग्राम ड्रॉ ये करा सर- मैंने? बोलो। सर ये बोलो। सर वेलोसिटी सेम तरफ भी तो ले सकते हैं। हाँ कहीं भी ले सकते हो, वो तुम्हारे हाथ में। वेलोसिटी का कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, मानना है हमें। यहाँ पे क्या करना है, हमें मानना है। कोई भी डायरेक्शन मान लो, कोई भी एंगल मान लो, मान करके उसको सॉल्व करना है। मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर करेक्टली यूज करोगे, वेलोसिटी तुमको दिख जाएगा। अगर तुमने माना वेलोसिटी का वैल्यू नेगेटिव आ गया, ठीक है, या एंगल का वैल्यू नेगेटिव आ गया, तो तुमने गलत नहीं माना है, तुमने बस क्या क्या है, डायरेक्शन अपोजिट ले लिया। समझ में आ रही है बात? मानने हाँ वाली सर। जो चीज है ना, वेलोसिटी के डायरेक्शन के चलते कभी परेशान नहीं होंगे। सर आप राइट साइड ही क्यों ले रहे हैं, उसको लेफ्ट साइड क्यों नहीं ले रहे हैं? मत लो, कहीं भी ले लो, सॉल्व करोगे, जो कैलकुलेशन होगा एंड में वो तुमको बता देगा कि तुमने वेलोसिटी करेक्ट लिया है डायरेक्शन या इनकरेक्ट लिया है। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने देखा भी नहीं कि ये कैसे जाके टकरा रहा है। मैंने अपने मन से मान लिया कि ये वेलोसिटी इधर की तरफ है, एंगल बस β2 में ले रहा हूँ, किसके साथ? लाइन ऑफ कोलिजन के साथ। सिमिलरली ये इधर की तरफ मूव कर रहा है V2 की तरफ, कोलिजन के बाद β1 एंगल बना रहा है लाइन ऑफ कोलिजन। कोई सोच सकता है ना कि सर ये जाके टकरा के तो ये वापस आएगा, तो वेलोसिटी आप इधर क्यों नहीं ले रहे? अरे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन बस तुम्हें करना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन करोगे वो बता देगा।
समझ में आ गया? कभी भी मैं बोलता हूँ जो चीज मानने वाला है उसके डायरेक्शन पे दिमाग नहीं लगाएंगे, किधर जाएगा किधर जाएगा। ये कब से मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना? समझ में आ गया? हाँ सर। अब यहाँ पे तुम्हारा पर्पस क्या होगा? अगेन यहाँ पे तुम्हारा पर्पस है कि दो कंपोनेंट लेंगे। कौन कौन सा? वन अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन एंड अदर परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कोलिजन। तो अगर यहाँ पे कंपोनेंट लेते हो, इधर ये परपेंडिकुलर है, इधर क्या मिलेगा? V2, ये तुम्हारा इधर साइन होगा, इधर ये कॉस होगा तो इधर साइन आएगा, साइन β2। और इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, इट विल बी V2, क्या होगा? साइन सॉरी β2 है, कॉस कॉस β2, ये साइन ये कॉस हो गया। अब इसके साथ चलते हैं। अगेन इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। क्या है ये तुम्हारा? दिस इज योर V1 साइन β1। इधर क्या होगा? V2 कॉस कॉस बीटा। सर हो गया? V1 cos β2 β1 होगा ना? सॉरी, V1 β1 हो गया। अब हमने ये ब्रेक कर लिया, ये पहले का सिचुएशन, ये बाद का सिचुएशन। ये ब्रेक करने के बाद हम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे। मान लो कि ये जो डायरेक्शन है इधर की तरफ, दिस इज योर पॉजिटिव, तो ये तुमको नेगेटिव दिखेगा, है कि नहीं? अगर इस डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव ले रहे हो तो इधर जो अपोजिट डायरेक्शन में आए ये क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी जहां पे तुम्हें वेलोसिटी का डायरेक्शन ध्यान रख करके पुट करना होगा। तो ये अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो इसको नेगेटिव लोगे, हाँ या ना? अगर इसकी बात करोगे, दूसरा कौन सा डायरेक्शन है? ये वाला डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव ले रहे हो तो इसके अपोजिट में जो डायरेक्शन होगा, दिस विल बी योर नेगेटिव, है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर समझ में आया। अब हमें करना क्या है कि अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन वेलोसिटी निकालनी है। हमें नेट वेलोसिटी की जरूरत नहीं है, क्या करना है? अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन के हमें निकालना है। तो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन क्या होता है बताओ? अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन क्या हम टोटल मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन सिस्टम का हाँ टोटल सर, मोमेंटम जो है कर कर सकते सकते हैं हैं। टोटल। हाँ कर सकते हैं। हटा दो इसको मैं, हाँ सर। हाँ सर। ये डायग्राम हटा रहा हूँ, बस नीचे वाला रख रहा हूँ। तो अगर अलोंग द देखोगे, अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन अगर देखना चाहते हो तो बोलो इनिशियल मोमेंटम अगर कोई लिखे टी आई कितना होगा? तुम लोग बोलोगे लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग टी आई बोलो। वो सर फोर फोर साइन या कॉस, मतलब साइन या कॉस पहले बोल दो, वाली टर्न बोल दो। सर cos 30 कॉस 30, ठीक है। cos। अगर इसको प्लस ले रहे हो तो दूसरे वाले को नेगेटिव लिया होगा, तो -4 × 2 cos 30 उसका आएगा, हाँ है सर। कि नहीं? यही आया तुम्हारे पास कि कुछ और आया? नहीं सर भैया। हाँ सर है ना? भाई। तो अगर ऐसा कर रहे हो तो मोमेंटम कितना हो गया? अगर इधर का मोमेंटम देखोगे, इनिशियल मोमेंटम अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन कितना हो गया? 0। 0, काम ही खत्म हो गया। फाइनल मोमेंटम अगर देखोगे पीएफ अगर देखोगे तो ध्यान से देखना, ये जो V2 और ये जो V2 cos बीटा और ये V2 sin बीटा है, सर आपने वो ये क्या है? माइनस क्यों करा एक बार बता देंगे? माइनस क्यों करा है? डायरेक्शन ध्यान देना, अब वो मैंने डायग्राम ही मिटा दिया। ये तुम्हारा लाइन ऑफ कोलिजन था, हाँ टुवर्ड्स इसका जो बताया जब गया था। हाँ इसका जब वेलोसिटी कंपोनेंट तुमने लिया, हाँ टुवर्ड्स बताया, ये तुम्हारा वेलोसिटी u1 है, इसका वेलोसिटी कंपोनेंट आया था इधर, मान लो ये u डैश। इसको जब ब्रेक कर रहा था तो ये मूव कर रहा था इधर, ये तुम्हारा लाइन ऑफ कोलिजन है, इसके चलते अलोंग आया होगा इधर की तरफ। तो अगर इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। नहीं आया समझ? हाँ इसका सर ठीक है। कंपोनेंट लोगे ना, इसका कंपोनेंट लोगे तो ये नीचे की तरफ, इसका कंपोनेंट लोगे अलोंग द लाइन तो ये ऊपर की तरफ। तो अगर इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, या फिर इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ओके हम क्या कर रहे हैं? मोमेंटम निकालना है। ये दोनों 0 हो गया। अब बात करते हैं फाइनल मोमेंटम किधर की तरफ? अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन की तरफ। अलोंग
लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग। अब समझना, ये V2 जो था, V2 नेट वेलोसिटी है या फिर वेलोसिटी, ये जो V2 है ये नेट वेलोसिटी है या फिर अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन की तरफ वेलोसिटी है? नेट वेलोसिटी है। नेट वेलोसिटी है। नेट वेलोसिटी। क्या हमें नेट वेलोसिटी निकालना है? हमारे हमसे नहीं क्वेश्चन में क्या सर। पूछ रहा है? नहीं, ऑन द लाइन ऑफ नेट कोलिजन। वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग निकालना है। तो ये जो चीज हम मान रहे हैं ना, ये जो चीज मान रहे हो, ये कैलकुलेशन को बढ़ाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्ट ट्रिक क्या यूज करेंगे कि हम सीधे मान लेंगे कि इधर की तरफ जो वेलोसिटी है, समझना यहाँ पे ये स्टेप्स कम करने की तरीका है, जो हमसे पूछ रहा है उसी को मान लेते हैं। क्यों मानेंगे हम नेट वेलोसिटी? क्योंकि अगर नेट वेलोसिटी मानोगे तो वहां से सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास मिलेगा क्या? नेट वेलोसिटी मिलेगा कि जो वेलोसिटी पूछ रहा है वो मिलेगा। बोलो, जो पूछ रहा है। जो पूछ रहा है वही मिलेगा। ठीक है ना? अगर ये मानते हैं, ये V2 मानोगे तो तुमको क्या मिलेगा? V2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फिर V2 के कैलकुलेट करने के लिए अगर इधर का वेलोसिटी चाहिए तो तुमको बीटा 2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। सारी बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? अगर तुमने V2 मान के सॉल्व करा पूरे क्वेश्चन को, V2 मान करके, V2 क्या तुम्हारा नेट वेलोसिटी है पार्टिकल 2 का, अगर उसको मान करके सॉल्व करा तो तुमको देखो क्या क्या चाहिए। तुमको V2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर उसका कंपोनेंट लेना है इस लाइन के अलोंग, क्योंकि इधर की वेलोसिटी पूछ रहा है, तो फिर ये साइन बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात क्या बोला? तो इससे बढ़िया है ना, V2 नहीं मानेंगे, हम सीधे बोल देंगे कि दिस इज योर V डैश, क्योंकि यही तो निकालना है ना, V2 साइन बीटा 2 हमें निकालना है। तो हम क्या मान ले रहे हैं इसको? V डबल डैश मान ले रहे हैं। क्या मानेंगे इसको? ये जो पूरा टर्म है ये हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हमें V डबल डैश निकालने की जरूरत है। कंफ्यूजन हो रहा है तुमको? सर हाँ बोलो। सर वो V2 cos बीटा 2 तो निकालना पड़ेगा क्योंकि अलोंग द लाइन हाँ सर, वो V2 cos बीटा बीटा 2 2 है। अच्छा अच्छा, इसको निकालना है ना अलोंग द लाइन, तो ये है निकालना, ये डबल डैश निकालना है, मैं इस पे बात कर रहा हूँ। ये निकालना है तुमको, कॉस वाला टर्म निकालना है। ये जो टर्म है ये V2 और ये लाइन का अलोंग है। V2 cos बीटा 2 किधर है? लाइन का अलोंग है, मानी मतलब ये तुमको पूरा टर्म निकालना है। तो अगर इस पूरे टर्म को मैं V डबल डैश मान लूं तो किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। अब देखो नहीं सर। मैं ऐसा क्यों मान रहा हूँ ना, समझना। अगर P फाइनल में लिखता हूँ, P फाइनल में अगर ये मैं लिखूंगा तो देखना क्या होगा। अगर इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लूं और इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव लूं, यहाँ से ये डायरेक्शन तुम्हारा नेगेटिव हो गया, तो समझना क्या होगा कि अगर तुमने ऐसे लिखा, मास इसका कितना था? 4 था, V2 cos बीटा 2, इसके लिए लिखोगे -2 V1 cos बीटा 1। एक बार इसको देख के बताओ कि इसमें कितना अननोन है? इसमें कितना अननोन है? 4 चार चार प्लस अननोन है। चार तो अब बार अननोन है। इसको सॉल्व करना है तो तुमको कितने इक्वेशन की कम से कम जरूरत पड़ेगी? 4 देखो, इक्वेशन का। 4 इक्वेशन। 4 इक्वेशन। तो हम 4 इक्वेशन हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि सवाल में हमसे ये V2 नहीं पूछ रहा है, ये बीटा 2 नहीं पूछ रहा है, हमें ये पूछ रहा है। तो अगर इसको मैं V डबल डैश मान लूं और अगर इसको मैं V डैश मान लूं तो कितने अननोन हो जाएंगे मेरे पास? 2 2 अननोन। यानी इसको सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन पड़ेंगे तुमको? 2 2 इक्वेशन। 2 इक्वेशन, मतलब एक इक्वेशन तो यही से आ जाएगा, दूसरा इक्वेशन हमें लाना पड़ेगा। और अगर तुमने ये गलती कर दिया तो फिर अटक जाओगे, क्योंकि फिर कितने इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी? 4 इक्वेशन की। 4 इक्वेशन सॉल्व करने के बाद फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आंसर आएगा, V2 कैलकुलेट करोगे, बीटा 2 कैलकुलेट करोगे, उसका कंपोनेंट लोगे इधर के अलोंग या इधर के अलोंग, वेलोसिटी पता चल जाएगा तुमको। लेकिन हमें वो निकालना है क्यों? हमें से V2 नहीं पूछ रहा है, नहीं निकालेंगे। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे चलने लगते हैं। सवाल पूछा, अच्छा V1 V2 मान लिया, ब्रेक कर दिया, कंपोनेंट ले लिया, फिर सॉल्व करने लगे, 4 इक्वेशन सॉल्व करके टाइम बर्बाद कर दिया। क्योंकि वो मेथड जो पूछ रहा है ना, वो अगर निकल सकता है तो हम क्यों घूम के जाएंगे उसके पास? तो इसलिए मैंने माना V2 था, लेकिन मैं ये क्यों माना था? क्योंकि ये चीज मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि अगर V2 मानोगे तो क्या घाटा है, अगर V डबल डैश मानते हो तो क्या फायदा है। तो इसलिए इसको मैं सीधे अगर इस तरीके का क्वेश्चन लिख दूं, 4 डबल डैश माइनस 2 V डैश, तो इसमें कोई दिक्कत है तुमको? तुमको निकालना क्या है? V डैश और V डबल डैश निकालना है। समझ में आ रहा? अब यहाँ से ये Yes, sir. ये नीचे वाला हटा दूं, मैं नीचे वाला ये सब चीजें हटा दूं, इसका काम खत्म हो गया। हाँ सर। हाँ इसको हटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा?
पीएफ पीआई के बराबर होना चाहिए। जो पीएफ है वो क्या होना चाहिए, पीआई के बराबर होना चाहिए कि नहीं? Yes, सिस्टम sir. मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख सकते हो 4v डबल डैश माइनस 2v डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ से तुम्हें क्या दिखेगा, यहाँ से दिखेगा v डबल डैश या v डैश इज इक्वल टू 2v डबल डैश। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। v डबल डैश जो आया और v डैश जो आया, इसका रिलेशन तुम्हें पता चल गया। अब तुम्हें एक और इक्वेशन की जरूरत है। वो इक्वेशन अगर तुमने फॉर्म कर लिया तुम्हारा काम बन गया। और वो इक्वेशन फॉर्म करना मैंने सिखाया था कि अगर तुम लाइन ऑफ कोलिजन की बात करोगे तो हमारे पास एक और इक्वेशन होता है, कहाँ से, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, है कि नहीं? एक और इक्वेशन हमें मिलेगा फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन से। तो अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन की बात करोगे एंड फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन से क्या मिलेगा तुम्हें बताना जल्दी। कि जो ई है, ई किसके बराबर होगा, हाफ ई डबल डैश माइनस ई डैश डिवाइडेड बाई, ये हम किधर करते हैं, अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन के इसके तरफ करते हैं। तो वी डबल डैश माइनस वी डैश, प्लस v डैश होगा ना सर, साइन लेने के लिए। साइन लोगे, ठीक है। तो हमने क्या माना था, एक को सर? इधर माना, दूसरे को इधर। अभी के लिए मैं, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? अच्छा सर, अच्छा सर v1 cos बीटा 1 का वैल्यू 2√3 होगा। कैलकुलेट भी कर लिया, देखते हैं। V1 नहीं, V डैश और V डबल डैश में रिजल्ट बताना है, V1 और V2 नहीं बताना है। सर √3 मीटर पर सेकंड, √3, चलो देखते हैं। रूट पहले ये समझ लो, यहाँ पे कैलकुलेट जो कैलकुलेट कर लिया वो रखेगा, मैं फाइनल आंसर यहीं पे अभी बता दूंगा। ई जो होगा वो V डबल डैश, फॉर्मूला अभी मैं जस्ट लिख रहा हूँ, साइन कन्वेंशन बाद में पुट कर देंगे। ई जो होगा वो V डबल डैश माइनस V डैश, फॉर्मूला क्या होता है इस तरीके का, वो मैं एक बार लिख दूं, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई U1 माइनस U2। लेकिन ये V1 V2 U1 U2 किधर है, अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग है। तो अलोंग द Yes, लाइन ऑफ sir. कोलिजन V डबल डैश, ये इधर। U1 की जगह मैं क्या पुट करूंगा, U1 की 4 जगह मैं cos क्या 30। हाँ, अब वही जो तुम चीज बोल रहे हो तो उसका ध्यान लेकर पुट करेंगे। अभी मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ तो अभी मैं इसको ऐसा ही लिखूंगा, U1 माइनस U2 लिख रहा हूँ। अब E की वैल्यू जो है कितनी है, 0.5 या 1/2 लिख सकते हो, 0.5 या 1/2 ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। V डैश इसको अगर पॉजिटिव ले रहे हो, V डबल डैश को अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो यहाँ आएगा माइनस ऑफ माइनस V डैश, जो तुम बोल रहे थे। समझ में आ रहा है? यस सर। अब दूसरी की बात करोगे, दूसरा चीज जो है उसमें क्या दिखेगा तुमको, उसमें दिखेगा डिवाइडेड बाई U1 की वैल्यू तुम जो बताओगे, व्हाट विल बी द U1 कितना होगा, 4 cos 30 होगा। सब कोई बोलेगा 4 cos 30 माइनस ऑफ 2 cos 30। हाँ सर। अगेन माइनस ऑफ माइनस क्यों लिख रहा हूँ, ये सबको समझ में आ रहा है? हाँ ये सर, अगर डायरेक्शन तो हाँ, अलग सर। अलग है। दूसरा वाला अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन तो जल्दी बोल दो, क्योंकि यहाँ से दूसरा इक्वेशन आएगा और जैसे ही तुम्हें दूसरा इक्वेशन दिखा सॉल्व हो गया, तो यहाँ से V डबल डैश प्लस V डैश बराबर होगा ये, और ये दोनों ऐड होकर के 6 cos इधर आएगा 30। तुमको 6 cos 30 डिवाइडेड बाई 2 होगा। या फिर cos 30 की वैल्यू हाँ, बताओ सर। कितनी होती है, cos 30 कितना होता है, 1/2 नहीं सर, √3/2। √3/2। √3/2। तो इधर 3 इंटू √3/2। सर उधर 3 v डैश आ जाएगा। 3v डैश, हाँ उधर 3v डैश करोगे, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, पिछले वाले रिलेशन को यूज कर लो, तो इधर हो जाएगा 3v डैश इज इक्वल टू 3√3/2। 3 थी चला गया, जो v डैश की वैल्यू आएगी इट विल बी √3/2। और अगर v डैश निकाल सॉरी लिए सर, वो V डबल डैश आएगा। होगा। v डबल डैश होगा। तो ये v डबल डैश कर दो, तो v डबल डैश √3 है। ठीक लिखा हो ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना?
हाँ सर अभी ठीक है। तो वी डैश कितना होगा? √3 आएगा। √3 है, बस काम खत्म। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यही चीज क्या होगा, तुम्हारा आंसर हो गया, क्योंकि एक वी डैश है ये। समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो बोलो। सर। जी सर। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो जल्दी पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हो गया? हाँ सर। तो वही, अगर इस तरीके का तुमको प्रॉब्लम आएगा तो कुछ ना कुछ ऐसा कंडीशन होगा ना कि 4 इक्वेशन तुम्हारे लिए कितने में रिड्यूस हो जाएंगे, अप टू नीट एंड जेईई मेंस लेवल 4 इक्वेशन कितने में रिड्यूस हो जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा सवाल में रहेगा जिससे 4 इक्वेशन रिजॉल्व होकर के कितने में आ जाएंगे, 2 में आ जाएंगे, क्योंकि तुम 2 इक्वेशन ही सॉल्व कर सकते हो। 4 इक्वेशन अगर सॉल्व करोगे फिर क्या हो जाएगा, तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलो अब समझते हैं सर इसका एक फिर भी एप्लीकेशन। तो ये क्वेश्चन 3-4 मिनट से आगे सॉल्व नहीं होगा। हाँ, फिर भी नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, 3-4 मिनट नहीं लगेगा, मे बी 2 मिनट 2.5 मिनट लग सकता है। अब ज्यादा होता है ना, बच्चे सवाल कितनी बार पढ़ते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अगर एक बार पढ़ने के बाद तुमको समझ में आ गया, नहीं दूसरी बार पढ़ने के बाद तुमको समझ में आया, तो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना, जो मैंने करा है जो समझाने के लिए, वो सब तुमको नहीं करना होता। तुमको क्या करना है, सीधे वेलोसिटी था, इसका 2 कंपोनेंट ब्रेक करा, रफ में तो ऐसा ही करते हैं ना, इधर का वेलोसिटी इधर है तो इधर ब्रेक करा, इधर ब्रेक करा, यही से सीधे तुमको जो जरूरत है उसी से काम चलाते हैं। इन दोनों का जरूरत है तो इसी से सीधे मोमेंटम इक्वेशन लिख देंगे जल्दी से। फिर दूसरा जो चीज है, इसी डायग्राम से फिर हम ई वाला भी लिख देंगे। अब मैं तो डायग्राम मिटा रहा हूँ ना, तुमको क्या करना है, बगल में ही करना है। अब कोलिजन के केस में तुमको डायग्राम 2 बगल में कहीं कहीं रफ में ड्रॉ करना ही होता है, ठीक है ना। डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे तो फिर गलती हो जाएगा, तो इसलिए कोलिजन के केस में बगल में डायग्राम ड्रॉ करके चला करो। सर हो जाएगा 2 से 3 मिनट के बीच में हो जाएगा। हाँ बोलो बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो, आवाज ही कट रहा है तुम्हारा। सर सर उसमें सर अगर सर लाइन ऑफ कॉलिजन के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटीज था उसको सर इक्वल करके भी कर सकते थे। उसको इक्वल कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, उसको भी इक्वल कर सकते हो, लेकिन अगर उसको इक्वल करोगे तो वहां से क्या मिलेगा तुम्हें बताओ। अगर उसको तुम इक्वल कर रहे हो तो तुम्हें हाँ सर। इंफॉर्मेशन किसका मिलेगा, सर V1 sin बीटा 1 का। V1 sin बीटा 1 की एक वैल्यू आएगी, तो अगेन वहां हाँ। पे अननोन दो हो गए। इक्वेशन कितना चाहिए तुमको, मतलब अगर वहां से इक्वेट करोगे ना, अगेन तुम्हारे पास जो इक्वेशन नंबर ऑफ अननोन आएंगे वो 4 हो जाएंगे। अगर उसको इक्वेट भी करते हो, उसको तुम इक्वेट कर दिया, अगर वो मतलब नेट वेलोसिटी पूछता ना, तब हम उसको इक्वेट करके सीधे आंसर लिख देते। सारी बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ से अगर सर। नेट पूछता तब हम वो इक्वेट करके नेट वेलोसिटी वहां से निकाल सकते थे, लेकिन तुमसे लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग पूछ रहा है, तो बस जो भी काम करना है वो लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग करेंगे, उधर से ही आंसर आ जाएगा तुम्हारा। परपेंडिकुलर जाने की जरूरत है नहीं, कि उधर का वेलोसिटी पूछता तो उधर का कैलकुलेट करते। ठीक है, चलो अब इसका एक छोटा सा ऑब्लिक कोलिजन का एक छोटा सा एप्लीकेशन है, तो लिखना ऑब्लिक कोलिजन विथ फिक्स्ड प्लेन। ऑब्लिक कोलिजन विथ फिक्स्ड प्लेन, और इसी का स्पेशल केस पढ़ लेंगे कि अगर हेड ऑन कोलिजन होगा तो फिर क्या क्या होगा। ऑब्लिक कोलिजन विथ फिक्स्ड प्लेन मतलब एक जो सरफेस है ना, एक जो बॉडी है वो फिक्स्ड है। कोलिजन में हमेशा 2 पार्टिकल पार्ट लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसको एक बार जो शाइन दूसरा को बॉडी, कुछ बोल रहे हो, किसी ने कुछ बोला, क्या हो गया, बोलो तो फिर। नहीं बोलना, चलो आगे बढ़ते। हाँ क्या बोल रहा हूँ कि ये जो ऑब्लिक कोलिजन है, ऑब्लिक कोलिजन विथ फिक्स प्लेन देखना है। मान लो एक बॉडी है, सरफेस को आके हिट करा, फिर कोलाइड होकर के इधर जाने लगा। ठीक है, ये जो सरफेस है ये फिक्स। अब इस केस में हमें क्या देखना है कि पार्टिकल कोलाइड करने की पहले वेलोसिटी किस वेलोसिटी से आया, फिर टकराने के बाद किस वेलोसिटी से गया।
आगे बढ़े ना, किसी को कोई किसी ने कुछ हाँ पूछा सर। लेकिन आगे फिर आवाज नहीं आ रही। हाँ चलो समझते हैं। अब इधर देख लो, यहाँ पे क्या होगा, जब ये पार्टिकल टकराएगा इस पे, ये पार्टिकल यहाँ आकर के टकराया, तो जो तुम्हारा गिवन डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग दिस विल बी योर लाइन ऑफ कोलिजन, दिस इज योर लाइन ऑफ कोलिजन, है कि नहीं? अगर इसी वॉल को मैं वर्टिकल कर दूं तो लाइन ऑफ कोलिजन कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, क्योंकि कोलिजन के टाइम में ये बॉल आकर के इसको हिट करा, और हिट करा उस पॉइंट पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करोगे दैट इज लाइन ऑफ कोलिजन, तो ये तुम्हारा लाइन ऑफ कोलिजन है, ठीक है ना? तो अब चीजें क्या क्या तुमको दी हुई है समझना। हिट करने से पहले ये एंगल बना रहा था अल्फा, हिट करने के बाद ये एंगल बना रहा है बीटा। हिट करा कितने एंगल पे, अल्फा एंगल पे, जब टकराने के बाद गया तो कितने एंगल पे गया, बीटा एंगल पे। जब हिट कर रहा था उसके पहले की वेलोसिटी थी u, हिट करने के बाद की जो वेलोसिटी है वो है v, ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। ठीक है। हाँ सर। यहाँ पे क्या है कि इस पार्टिकल से ये जो बॉडी है इससे मतलब नहीं है तुमको, मतलब जिससे जो कोलाइड कर रहा है, जो फिक्स है उससे मतलब नहीं है, जिसका मोशन हो रहा है उससे मतलब है। अब देखो यहाँ पे यू तुमको पता है, अल्फा तुमको पता होगा, बीटा और भी तुमको निकालना होगा, यानी अननोन कितने में रिड्यूस होगा, 2 में रिड्यूस होगा। 2 में। जो भी तुम्हारा अननोन है वो कितने में रिड्यूस हो गया, 2 में रिड्यूस हो गया। तो जब जैसे ही अननोन रिड्यूस हो गया कितने में, 2 में, तो हमें इक्वेशन कितनी चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए। दो। समझ में आ रहा है? अब 2 इक्वेशन हम कहाँ से लाएंगे, 2 इक्वेशन लाने के लिए एक ई का फॉर्मूला यूज कर सकते हो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, ई का फॉर्मूला यूज कर सकते हो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन। दूसरा क्या करेंगे, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कोलिजन मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड फॉर इंडिविजुअल बॉडी, मतलब इस बॉडी का कोलिजन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कोलिजन, पहले जो मोमेंटम होगा वो, बाद में जो मोमेंटम होगा वो सेम होगा। तो वहां से हमें दूसरा इक्वेशन मिलेगा और उन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो भी अननोन है पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं आया? हाँ सर। है? हाँ तो क्या सर। करेंगे, फ्रॉम द, लिखेंगे फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन से हम क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे कोलिजन इनलास्टिक हो रहा है, इलास्टिक हो रहा है, प्लास्टिक हो रहा है, वो सारी चीजें हम देख लेंगे ई का वैल्यू पुट करके। लेकिन अगर ई लिखना है तो ई विल बी, यहाँ पे देख करके बोलो ई जो होगा वो कितना होगा। अब इसके लिए अगर ये जो है, ये जो पार्ट बॉडी है, इसके लिए अगर देखोगे तो U2 भी 0 है और V2 भी 0 है। जीरो। U2 और V2 दोनों क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब जो चीज हम लिख रहे थे यहाँ पे V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई U2 माइनस U1, यहाँ पे जो भी रिजल्ट हम लिखेंगे दैट रिजल्ट विल बी इन फॉर्म ऑफ, ये जो V2 है लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग वेलोसिटी, V1 लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग वेलोसिटी, U2 लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग वेलोसिटी, मतलब V1 by U1। V1 by हाँ। U1। V1 बाई U1, तो यहाँ से क्या बचेगा, E इज इक्वल टू ये 0 और इधर मैंने उल्टा लिखा है नीचे, U1 ये minus U2। माइनस V1 बाई U1, ये बचेगा। अब V1 तुम्हें पता करना है, V1 देखो लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग इसका कंपोनेंट इधर आएगा, लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग ये नेट वेलोसिटी है, इसका कंपोनेंट लोगे तो V1 की जो वैल्यू है इट विल बी व्हाट, विल बी cos बीटा। v cos बीटा। बट अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, उसका भी ध्यान देना। तो यहाँ पे V1 मैं क्या लिख रहा हूँ, V1 लिखूंगा v cos बीटा। V1 को v cos बीटा क्यों लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है? यस। V1 को v cos बीटा होगा, नीचे U1 कितना होगा ये बताओ, माइनस u cos अल्फा। माइनस U cos अल्फा। नहीं समझ में आ रहा है? माइनस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका कंपोनेंट लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग इधर कहीं होगा, तो यह अल्फा है, कॉस अल्फा इधर। नीचे के डायरेक्शन अगर ऊपर को पॉजिटिव ले लिया तो नीचे को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव नेगेटिव ऊपर नीचे कट गया, यहाँ से रिलेशन क्या आएगा, ये नीचे वाला तुमको नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ से तुमको आएगा, ध्यान से देख लो, u cos अल्फा इज इक्वल टू,
सॉरी उल्टा लिख दिया, v cos बीटा इज इक्वल टू EU cos अल्फा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। कोना पे दिख रहा है ना, इधर बोर्ड विजिबल है ना कोने पे, हाँ कि नहीं सर, दिख रहा? हाँ। दिख रहा है? एक इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखो, ना तो v पता है ना तो बीटा पता है। इक्वेशन है तुम्हारे पास, लेकिन यहाँ दो अननोन है। याद नहीं, न्यूटन्स लॉ तुमने यूज तो करा, लेकिन दो अननोन आ गया। समझ में आ रही है? अब हम किसके पास जाएंगे? मोमेंटम के पास जाएंगे, लेकिन मोमेंटम अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन हम नहीं कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन तुमको पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व करना पड़ता है, और यहाँ पूरे सिस्टम का मतलब होता है ये फिक्स्ड वॉल के साथ, और तुम्हें फिक्स्ड वॉल का मास तो पता ही नहीं है, तो उसको तुम नहीं यूज कर सकते हो। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम करोगे इंडिविजुअल बॉडीज के इंडिविजुअल बॉडी, और इंडिविजुअल बॉडी का कोलिजन, ये इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंटम हम किधर करते हैं? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग या परपेंडिकुलर टू द कंजर्वेशन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कोलिजन। मोमेंटम कंजर्वेशन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कोलिजन। अब ये तुम्हारा लाइन ऑफ कोलिजन है, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर तुम्हें क्या क्या वेलोसिटी मिलेगा? एक कंपोनेंट ये मिल रहा है, एक कंपोनेंट ये मिलेगा, ठीक है। इस यू का कितना कंपोनेंट है? दो कंपोनेंट है, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। तो ये था तुम्हारा यू कॉस अल्फा, ये होगा तुम्हारा यू साइन अल्फा होगा। वैसे इधर तुमने देखा तो एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। तो इस वाले कंपोनेंट की यूज तुम कर चुके हो, जो था v cos बीटा। इधर आएगा v sin बीटा होगा। अब मोमेंटम देखो, इधर का जो मोमेंटम अगर देखोगे इनिशियल, पहले जो इस मास का मोमेंटम है कितना होगा? mu sin अल्फा। ये बराबर किसके होना चाहिए? m MB sin बीटा। sin बीटा के, क्योंकि इंडिविजुअल मोमेंटम कंजर्व है। तो पहले जो मोमेंटम होगा परपेंडिकुलर टू द एलओसी, बाद में जो मोमेंटम होगा परपेंडिकुलर टू द एलओसी फॉर दिस बॉडी विल रिमेन कांस्टेंट। वो क्यों होता है? लास्ट क्लास उसी पे था, पूरा क्लास उसी पे चला गया था। अब यहाँ से तुम्हें मिलेगा क्या? u sin अल्फा is equal to v sin beta, and this is your equation number 2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन दो सर अननोन सॉल्व हो जाएंगे। एक बार बोलो। इक्वेशन 2 फिर से समझा देंगे? इक्वेशन 2 फिर से समझा दे रहा हूँ। ये ऊपर वाला समझ में, ऊपर स्टार्टिंग से ही समझा रहा हूँ। इसका मोमेंटम निकालना है, इनिशियल मोमेंटम परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कोलिजन, इसका फाइनल मोमेंटम परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कोलिजन, ठीक है। अब इन मोमेंटम के लिए क्या चाहिए? मास चाहिए, वेलोसिटी चाहिए जो परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ कोलिजन के। तो लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी कौन सी है? यू कॉस अल्फा या यू साइन अल्फा? साइन अल्फा। साइन अल्फा। तो मास इनटू यू साइन अल्फा, ये बराबर किसके होने चाहिए? फाइनल मोमेंटम के, इधर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इसका मास तो वही है। इसका वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बताओ कितना है? v cos बीटा या v sin बीटा? साइन बीटा। v sin बीटा। तो v sin बीटा दोनों बराबर होगा। अब ये भी देखो, ये भी राइट साइड की तरफ देख रहा है, हमारे गिवन फिगर के अकॉर्डिंग ये भी राइट साइड में देख रहा है मोमेंटम, ये मोमेंटम भी राइट साइड में देख रहा है। तो दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों बराबर होगा। तो यहाँ से अब मैं डायग्राम हटा दूं, ये डायग्राम हटा दूं, इक्वेशन जो जिसका जरूरत है उसी को रखा, जल्दी बोलो, हटा दो ना। हाँ सर। जी सर। तो यहाँ से तुम्हें क्या दिखेगा? दिखेगा u साइन अल्फा इज इक्वल टू v साइन बीटा। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ तुम u भी निकाल सकते हो, v भी निकाल सकते हो, सॉरी u v भी निकाल सकते हो और बीटा निकाल सकते हो। u तो पता रहेगा तुम्हें, v और बीटा। अब कैसे निकलेगा? दोनों को क्या करो? स्क्वायर करके ऐड कर दो। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तुम्हें मिलेगा वेलोसिटी v। स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ, अगर इसका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो तुम्हें मिलेगा, समझना, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2, इसको स्क्वायर करो तो ये होगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, बराबर किसके होगा? u स्क्वायर
साइन स्क्वायर अल्फा के, इसका स्क्वायर करोगे वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा बराबर किसके होगा ई स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा है। उनको ऐड करोगे भी स्क्वायर कॉमन हो गया साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा होगा इतना। हाँ सर। साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर One. बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा मतलब इधर वाला One जो हो टर्म जाएगा। है ये कितना हो गया 1 हो गया। मतलब तुम्हें क्या दिखेगा v इज इक्वल टू यू रूट ओवर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा होगा। हाँ सर। ये तुम्हारा रिलेशन है जब किसी भी पार्टिकल का कोलिजन हो रहा होगा किसी फिक्स्ड सरफेस से और इसकी तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालना है तुम्हें वेलोसिटी निकालना है तो यहाँ से तुम सॉल्व कर सकते हो है कि नहीं। हाँ सर। हाँ बोलो। सर ये सर फॉर्मूला की तरह याद रख। हाँ इसको फॉर्मूला की तरह याद रख सकते हो लेकिन एक चीज का ध्यान लोगे कि हमने जो एंगल लिया हुआ है वो किधर से लिया हुआ है लाइन ऑफ कोलिजन से लिया हुआ है। एंगल जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं कहाँ से कंसीडर कर रहे हैं लाइन ऑफ कोलिजन मतलब ये जो अल्फा है ये जो अल्फा ये किधर से है ये अल्फा लाइन ऑफ कोलिजन से था। ये बीटा जो दिया था अगेन हमने किधर से लिया था लाइन ऑफ कोलिजन से दिया था। मतलब हमने वो एकदम साइड में आप क्या लिखे हैं कॉस स्क्वायर अल्फा लिखे हैं सर। कॉस स्क्वायर अल्फा हाँ कॉस ये वाला टर्म रूट के अंदर डाल दिया हूँ ये वाला जी जो सर। टर्म है रूट के अंदर चला गया। ठीक है इसको याद रख सकते हो एज ए रिजल्ट बट तुम्हें ध्यान देना होगा कि मैंने इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीजें माना है। मैंने माना है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो अल्फा एंगल बना रहा है इसके साथ लाइन ऑफ कोलिजन के साथ बीटा जो है दैट इज आल्सो द एंगल ऑफ फाइनल वेलोसिटी लाइन ऑफ कोलिजन मतलब ये सारी चीजें हम लाइन ऑफ कोलिजन के साथ देख रहे हैं। तो जब पुट करोगे ये याद हो ऐसे याद रखोगे। ठीक है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना वॉल को वर्टिकल कर देता है। अगर वॉल को वर्टिकल करेगा अगेन तुम्हें एंगल किधर से देखना होगा कभी भी वर्टिकल से मत देखना लाइन ऑफ कोलिजन से देखना। ये जो भी हमने रिलेशन लाया है उसमें एंगल कहाँ से दिया हुआ है लाइन ऑफ कोलिजन से दिया हुआ है। ठीक है वेलोसिटी तुमने निकाल लिया। दूसरा अननोन क्या है दूसरा अननोन है बीटा। बीटा कैसे निकलेगा बताओ बीटा निकालने का तरीका बताओ क्या है बीटा कैसे निकलेगा। 1 2 को अगर डिवाइड कर दो बीटा निकालने के लिए अगर 1 2 को डिवाइड कर दो तो v और u दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 2 को अगर डिवाइड करते हो तो v और u दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएंगे। वहां से तुमको मिलेगा डिवाइडिंग 1 बाई या 2 बाई 1 कर दो डिवाइडिंग 2 बाई 1 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा tan बीटा इज इक्वल टू 1 बाई ई tan अल्फा। tan बीटा किसके बराबर होगा tan अल्फा के बराबर होगा तो 1 बाई ई tan अल्फा के बराबर होगा। भी अननोन था पता चल गया यहाँ अल्फा की वैल्यू पता होगी ई की वैल्यू पता होगी tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत है याद रहेगा ये चीज। अब अगर E की वैल्यू 1 हो जाती E का वैल्यू 1 E का वैल्यू 1 बोले तो कोलिजन कैसा इलास्टिक कोलिजन इलास्टिक हो गया। जैसे E की वैल्यू 1 करोगे मतलब tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा मतलब बीटा इज इक्वल टू अल्फा अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे भी 1 करोगे तो ये अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी यू हो जाएगा इक्वल टू यू। मतलब अगर कोलिजन इलास्टिक हो रहा है तुमने जिस स्पीड से फेंका उसी स्पीड से वो क्या होगा बाउंस बैक होगा। जिस एंगल पे तुमने फेंका उसी एंगल पे वो बाउंस बैक होगा। समझ में आ रही है। ठीक है तो ये नोट में नीचे लिख सकते हो इफ यस सर E इज इक्वल टू 1 if
E इज इक्वल टू 1। अगर E 1 हो गया दैट इज कोलिजन कैसा है? इलास्टिक। इलास्टिक। कोलिजन इलास्टिक है, इट मींस देन V इज इक्वल टू U, बीटा इज इक्वल टू अल्फा। जो इक्वेशन तुम्हारा आया वो लिख दो यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज हो सकता है, ये नोट 1 कर देना। नोट 2 में देखते हैं। इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा 0 कहने का मतलब है हेड ऑन कोलिजन। अल्फा 0 का क्या मतलब? ये वॉल था, मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंक दिया। सबसे पहले अल्फा 0 का फील कर लो थोड़ा सा। अल्फा 0 कहने का मतलब है ये तुम्हारा वॉल था, ऊपर से तुमने जस्ट बॉल को ड्रॉप करा है, ऐसे फेंका है, इस तरीके से फेंक दिया ताकि वो आकर के टकराया। तो जब टकराया ना तो एंगल अल्फा जो बनेगा लाइन ऑफ कोलिजन से वो Zero. कितना होगा? 0 होगा। मतलब जो मोशन हो रहा है वो लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग हो रहा है, और वैसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। तो जैसे ही अल्फा 0 है ना, तो इस केस में जो भी होगा इट विल बी U इंटू E। जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? V इज इक्वल टू E इंटू U। मतलब तुमने फेंका, इस तरीके का एक बच्चे ने सवाल पूछा था, तुमने फेंका कितने से? U से। कोलिजन कैसा हुआ? कोलिजन हुआ इनएलास्टिक, और टकराने के बाद जो पार्टिकल यहाँ से बाउंस बैक करेगा ना, उसकी वेलोसिटी जो होगी वो होगी E इंटू U। टकराने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी? U थी। लेकिन कोलिजन हुआ, कोलिजन कैसा हुआ? इनएलास्टिक हुआ, इनएलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हुआ। टकराने के जस्ट बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी हाउ मच? इट विल बी E इंटू U। मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। समझ में आ रहा है? ये बॉल फेंका, भी से टकराया, भी से टकराया, लेकिन जब बाउंस बैक करेगा तो उसके पास कितनी वेलोसिटी बचेगी? E टाइम्स ऑफ U बचेगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? क्या बोल रहा हूँ? जल्दी बोलो, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? सर एक बार और बता दीजिए। एक बार और बता दे रहा हूँ। देखो, ये तुम्हारा ग्राउंड है, ग्राउंड पे तुमने एक बॉल को फेंका, बॉल टकराने से पहले उसके पास स्पीड था मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। टकराने से पहले, जस्ट ग्राउंड से टकराने से पहले, कोलिजन से पहले उसके पास स्पीड कितने का था? 10 मीटर पर सेकेंड था। और तुमने चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में फेंका है तो लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग मोशन हो रहा है, तो अल्फा की जरूरत नहीं है, अल्फा बीटा की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से टकराने के बाद तुमसे बोल रहा है कि जब ग्राउंड से वो टकरा रहा है ना, कोलिजन हो रहा है इनएलास्टिक, और कितने के साथ? 0.5 कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के साथ। तो जब ये टकराने के बाद ऊपर जा रहा होगा ना, यानी आफ्टर कोलिजन, इसकी वेलोसिटी होगी 0.5 इंटू 10, इट मींस 5 मीटर पर सेकेंड। टकराने से पहले की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, टकराने के बाद की वेलोसिटी E इंटू U। तो E 0.5, U 10, यानी वेलोसिटी टकराने के बाद कितनी हो गई उसकी? 5 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में अभी? जी सर। हाँ सर। यस सर। तो जैसे अगर कोई आदमी यहाँ पे बॉल को कैच करने के लिए खड़ा है, उसने फेंका और अपना हाथ यहाँ पर यहाँ पे अपना हाथ रखा है ताकि बॉल आएगा तो मैं कैच कर लूंगा, क्या बॉल उसके पास पहुंचेगा? अगर उसने अपने हाथ को ऐसे फेंका, यहीं पे हाथ रुका हुआ है, नहीं सर। तो क्या बॉल टकरा करके उसके पास जाएगा दोबारा? नहीं सर। नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो गई। वेलोसिटी कब उसके पास कब पहुंचेगा? जब इसके पास वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होती आते टाइम भी, लेकिन आते टाइम की वेलोसिटी कितनी होगी? 5 हो गई, तो वो जाएगा ही नहीं, वो पहले ही कहीं रुक जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर इलास्टिक कोलिजन होता, 10 से टकराता, 10 से ही वापस जाता। लेकिन कोलिजन कैसा है? अगर इन इलास्टिक है, तुमने फेंका, वेलोसिटी रिड्यूस हो जाता है,
कौन सी वेलोसिटी? कोलिजन के जस्ट पहले जो वेलोसिटी होगी उससे कंपेयर करेंगे। किस वेलोसिटी से फेंका है ना, जहां से उसने ड्रॉप करा है वहां पे क्या वेलोसिटी, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? जिस वेलोसिटी से यहाँ टकराया, टकराने के जस्ट पहले की वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। टकराने की बाद की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जस्ट टकराने के बाद की जो वेलोसिटी होगी वो होगी 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा तो कितने स्पीड से जाना शुरू करेगा? 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा। ठीक है, तो ऐसा सवाल किसी ने पूछा था, मुझे याद है, जिसमें कोलिजन का कंसेप्ट यूज वो होता था। सर वन डायमेंशनल मोशन जब भी पढ़ा था उसने पूछा। वन डायमेंशनल मोशन में किसी ने सवाल पूछा था। अब ये कंसेप्ट यूज करना, यूटिलाइज करना, वहां पे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ट्राई करना, और नहीं होगा तो फिर मुझे बता देना। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज? किसी को कंफ्यूजन? हाँ सर ठीक है। फिक्स्ड सरफेस वाला समझ में आ गया? जो जो केसेस एक्सप्लेन करा, कोई कंफ्यूजन किसी को? हाँ सर। है ना, चलो बढ़िया। अब इसी के साथ तुम्हारा कोलिजन समाप्त होता है। कोलिजन में अब और कुछ बचा नहीं है। एक सवाल करेंगे, हाँ बढ़िया सवाल है ये, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होगा अभी जो पढ़ा है। लिखना, a mass m is projected, a mass m is projected, a mass m is projected with speed v naught, with speed v naught at an angle alpha with horizontal, with speed v naught at an angle alpha with horizontal, at an angle alpha with horizontal, full stop. If coefficient of restitution, simply E भी लिख सकते हो। If E is equal to horizontal at an angle alpha with horizontal, if coefficient of restitution is E with horizontal के बाद, if coefficient of restitution is E, small e, if coefficient of restitution is small e, then find total time taken, find total time taken by the particle, before find total time taken before particle stops moving vertically, before particle stops moving vertically. Find the total time taken before the particle stops moving vertically. समझते हैं सवाल में है क्या, थोड़ा सा वो समझ। लिख लिया ना सबने? अब सब कोई बोर्ड पे ध्यान देगा। क्या रहा है इसमें कि एक पार्टिकल है जिसको हमने v नॉट से प्रोजेक्ट करा है, कितने एंगल पे? अल्फा एंगल पे, है कि नहीं? अब ये गया, टकराया, टकराने के बाद क्या होगा ना, फर्दर इसका मोशन होगा, आगे ऐसे चलते चले जाएगा। ऐसा क्या है नहीं कि फेंक दिया जाकर के रुक गया। अगर इम्पैक्ट यहाँ पे हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, और तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस ई दिया हुआ है, तो होगा क्या कि इसका मोशन होगा कुछ इस तरीके से, और कुछ देर बाद ये ग्राउंड पे चलना शुरू कर देगा। समझ में आ रहा है? फील कर पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? यस सर। जाएगा, टकराया, टकराने के बाद क्या होगा ना, इम्पैक्ट के चलते उसकी कुछ वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी। अगर वेलोसिटी रिड्यूस हो गई तो क्या वो पहले जो हाइट अचीव कर रहा था वही हाइट अचीव करेगा? बोलो, पहले जो हाइट अचीव कर रहा था वही सेम हाइट अचीव करेगा? नहीं करेगा। फिर गया, टकरा, वापस टकराया, फिर दोबारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा वो उसमें हाइट अचीव करेगा? नहीं करेगा। मतलब ग्रेजुअली उसकी जो हाइट है ना वो रिड्यूस होते जा रही है। हाइट जो है वो क्या हो रहा है? रिड्यूस होते जा रहा है। तो तुम्हें कैलकुलेट करना है कि बताओ कितने देर बाद
हाइट जो है वर्टिकल डायरेक्शन में 0 हो जाएगा। अब समझो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे एक तरीके से हर पार्ट में तुम्हें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, हर पार्ट का टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। क्योंकि हवा में कितनी देर रहा इस पार्ट में, हवा में कितनी देर रहा इस पार्ट में, हवा में कितनी देर रहा इस पार्ट में, अगर उन सारे को ऐड कर दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जितना देर पार्टिकल हवा में रहा, कुछ देर बाद वो ग्राउंड पे ही रहने लगा, तो जब ग्राउंड पे रहने लगा तो वर्टिकल हाइट खत्म हो गया, वर्टिकल मोशन उसका खत्म हो गया, उसके बाद की चीजें हमें देखनी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? बोलो हाँ सर। हाँ भैया, सर। जिसको एकदम पल्ले नहीं पड़ा मैंने क्या बोला, कोई ऐसा है जिसको कुछ भी नहीं समझ में आया कि मैं क्या यहाँ पे बोल रहा हूँ? ठीक है, यानी ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें दो कंसेप्ट इंक्लूडेड है, एक कोलिजन का कंसेप्ट और दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट। इसीलिए 11th का कुछ पोर्शन होता है ना वो टफ हो जाता है, क्योंकि क्या करेगा वो कंबाइन कर देगा कोलिजन को और दूसरे टॉपिक को, या वर्क पावर एनर्जी को, या किसी और दूसरे टॉपिक को। और यही चीज सेम होता है 11th का कुछ कंसेप्ट 12th में भी यूज हो जाता है। ठीक है, ऐसे एडवांस के प्रॉब्लम जो ऐसे होते हैं ना, उसमें बहुत सारा चीज होता है तुम्हारे लिए। नीट और जेईई मेंस अगेन उसमें कॉम्बिनेशन, दो टॉपिक का कॉम्बिनेशन बहुत कम देता है, लेकिन जैसे ही एडवांस लेवल पे जाते हैं ना, दो टॉपिक कंबाइन कर देता है। मे बी 11th का टॉपिक 12th में कंबाइन कर देगा, उससे पूछ लेगा सवाल। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझो होगा क्या कि जब ये यहाँ पे था, टकराया था, तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो v0 थी। इसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, v0 थी। मतलब अगर टाइम ऑफ कोलिजन t1 निकालोगे तो इट विल बी 2v0 sin अल्फा डिवाइडेड बाई कितना होगा, g होगा। इतना समझ में आया? नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये आकर के इससे टकराया, नेक्स्ट ये आकर के क्या ऐसे हिट किया इसको इधर से। तो जब दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ना, इट विल बी t2 जो होगा, इट विल बी 2 into e v0 sin अल्फा डिवाइडेड बाई g। हाँ, किसी ने कुछ क्या बोला, बीटा बोला। हाँ सर। बीटा देखो, ये आकर के इससे टकराया। टाइम ऑफ फ्लाइट में जनरली हमें किससे मतलब होता है, वर्टिकल कंपोनेंट से। जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये जो टर्म है ना, ये क्या है तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट है। साइन अल्फा अगर तुमने ले लिया है, दैट इज रिड्यूस टू योर वर्टिकल कंपोनेंट। मतलब हम बात क्या कर रहे हैं, हम इस मोशन को ओरिजेंटली सब कुछ भूल गया, हम पढ़ रहे हैं ऐसे कि पार्टिकल ऐसे गया, फेंका कितने से था, v0 साइन अल्फा से ऊपर की तरफ फेंका था। जब ग्राउंड को आकर के हिट करेगा, समझना, जब ग्राउंड को आकर के हिट करेगा, उसके बाद जो बाद वाला मोशन होगा उसमें वैल्यू होगी e into v साइन अल्फा। हाँ। जो कोलिजन हुआ उसमें वर्टिकल वेलोसिटी में वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना बचेगा, इतना बचेगा। कब, दूसरे कोलिजन में। अगेन तीसरे कोलिजन में जब आओगे तो जो वेलोसिटी बचेगी, इधर मैं लिख रहा हूँ, जो वेलोसिटी बचेगी इट विल बी e स्क्वायर साइन अल्फा। सिमिलरली ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, e क्यूब साइन अल्फा। मतलब वो, सॉरी यू छूट गया, यू लिख लेना। ऐसे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है पहले कितनी थी, टाइम ऑफ फ्लाइट में प्रोजेक्टाइल के केस में हमें कौन सी वेलोसिटी की जरूरत होती है, जो वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में है। दिस इज योर वर्टिकल डायरेक्शन इस टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, ये तुम्हारा वर्टिकल डायरेक्शन दूसरे पार्ट के लिए। t3 अगर कोई लिखेगा, t3 लिखेगा तो इट विल बी 2 into u स्क्वायर v0 साइन अल्फा बाई g। क्योंकि अगर तीसरे पार्ट में देखोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी इट विल बी हाउ मच, कितना होगा बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो अब इसी को क्या करना है, इन सबको ऐड कर दोगे। इन सबको अगर ऐड करते हो तो तुम्हें मिलेगा टोटल टाइम, जिसमें पार्टिकल क्या हो जाएगा। अब कुछ देर बाद देखो, ये ई स्क्वायर, ई क्यूब, ई4, ई5 ऐसे बढ़ते जाएगा। और चूंकि ई की वैल्यू लेस देन 1 होती है, तो ई टू द पावर 1 की जो वैल्यू होगी वो धीरे धीरे बहुत ही छोटा हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर हो जाएगा। अगर स्क्वायर करते जाओगे, स्क्वायर किया और छोटा हो गया, क्यूब किया और छोटा हो गया, पावर 10 किया और छोटा हो गया। मतलब एक ऐसा टर्म आएगा जहाँ पे ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी अगर ऐड करोगे इसको। तो
टी जो होगा टोटल, या टी टोटल लिखोगे तो इट विल बी T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन। जो कॉमन है उसको बाहर अगर निकालते हैं, कॉमन क्या है तुम्हारे पास, 2V0 साइन अल्फा बाई जी कॉमन है, ठीक है। बचा क्या तुम्हारे पास, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस E plus E square. ये प्लस E क्यूब एंड सो ऑन। अगर अंदर वाला देखोगे तो ये किस फॉर्म में है, ये अंदर जो एडिशन हो रहा है उसके जो ईच टर्म्स है वो किस फॉर्म में है, जीपी में है। जीपी का नाम सुने हो, 1/1 minus जीपी का नाम सुने हो ना, जीपी क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अगर इन सबको ऐड करोगे ना, ऐसे होता क्या, मैं थोड़ा सा जीपी रिकॉल कर देता हूँ कि जीपी क्या होता है। अगर ऐसा दिया हुआ है 1 कॉमा, मतलब एडिशन है 1 प्लस या ए प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब वेयर आर इज लेस देन 1। ऐसा एक सीरीज दिया हुआ है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, जहां आर की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। अगर इसको ऐड करोगे ना, तो जो फाइनल टर्म आता है, बोलो कितना आता है, किसी को आइडिया है? A into 1/1 minus R. ए इंटू A by 1 minus R. 1/1 माइनस आर, ये दिखता है तुम्हें, ठीक है। क्यों, इसको बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जो 12th में बच्चे हैं उनके सिलेबस में होगा, मैथ वाले सर पढ़ा भी चुके हैं, जो सॉरी जो 11 में बच्चे होंगे उनको सीक्वेंस में ये पढ़ना होता है, ठीक है ना। और फिजिक्स में क्या होता है, इसका यूज होता है। तो ये वाला चीज ना सीधे याद ही कर सकते हो कि अगर ऐसा कुछ सीरीज दिया हुआ है जिसका एडिशन करना है, कंडीशन क्या है, आर इज लेस देन 1, आर की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, ये आएगा तुमको। अब देखो ये जो अंदर वाला चीज है वो उसी की तरह तरीके से है, जहां ए की जगह क्या है, 1 है, ए की जगह क्या है, 1 है, और आर की जगह क्या है, E है। ई है ई। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे हाँ बहुत सारे सर। बच्चे सर ये बल्ले तो पढ़ता है। हाँ सर सर ये तो सर इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज है। इनफाइनाइट, हाँ इसको इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं। तो 2V0 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी, ये जो टर्म बचेगा ना, इधर बचेगा 1/1 माइनस ई। जो पूरा टर्म है इनफाइनाइट ज्योमेट्री वाला, इनफाइनाइट जीपी वाला, ये बस बचेगा 1/1 प्लस ई। अगर ई की वैल्यू तुमको मान लो 0.5 दे दिया, तो ये होगा 1/2, 2 इधर कैंसिल होकर के टोटल टाइम जो होगा वो होगा V0 साइन अल्फा बाई जी। इस तरीके का प्रॉब्लम कंबाइन करके तुमसे पूछ सकता है, ठीक है ना। कभी कभी इस केस में हमसे ये भी पूछता है कि फाइंड टोटल हाइट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन, ऐसे भी पूछ देता है कि जो पार्टिकल है रुकने से पहले कितना टोटल डिस्टेंस कवर करा, कितना टोटल डिस्टेंस कवर करा इन वर्टिकल डायरेक्शन, वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। वो कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले केस का H1, दूसरे केस का H2, तीसरे केस का H3। तो जो H टोटल होगा इट विल बी H1 प्लस H2 प्लस H3, ठीक है ना। H1 पहले मैक्सिमम हाइट हम निकालते थे ना, प्रोजेक्टाइल में याद होगा मैक्सिमम हाइट निकालते थे, वैसे ही मैक्सिमम हाइट दूसरे केस का, मैक्सिमम हाइट तीसरे केस का, मैक्सिमम हाइट चौथे केस का, सबको निकाल के ऐड करोगे, अगेन देयर विल बी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिर ये केस यूज करना होगा, समझ में आ रही है। तो मे बी वैसा एक क्वेश्चन मॉड्यूल में है, इसलिए वो मैं नहीं करवा रहा हूँ, वो तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे। वैसा एक क्वेश्चन मुझे ध्यान में आ रहा है कि शायद मॉड्यूल में दिया हुआ है, मॉड्यूल में सॉल्व करोगे, नहीं बनेगा फिर मुझे ग्रुप में डाल देना और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वो मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। ओके यहाँ सर। तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं सर। नहीं सर। नहीं है? नहीं सर नहीं चलो सर। फिर इसी के साथ कोलिजन का समाप्ति, कोलिजन तुम्हारा खत्म हो गया। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज वर्क पावर एनर्जी। नेक्स्ट जो चैप्टर है तुम्हारा क्या है वो, वर्क पर चलो तो हटा दो इसको, ये मैं मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर एक नए पन्ने से शुरू करोगे। अरे यार ये खत्म हो गया।
शॉर्ट फॉर्म में मैं कभी कभी इसको WPE भी बोल देता हूँ, तो परेशान मत हो जाना क्या बोलना है WPE। अब वर्क पावर एनर्जी में हम वर्क समझेंगे, पावर समझेंगे, फिर उसके बाद एनर्जी पे चलेंगे, या फिर वर्क एनर्जी और फिर लास्ट में पावर समझ सकते हैं। ठीक है, देखो वर्क होता क्या, फिजिक्स में अगर बात करें कि वर्क क्या है तो क्या समझते हो, व्हाट इज वर्क, बोलो। अगर सर हम कोई फोर्स अप्लाई डिस्प्लेसमेंट करें और उस फोर्स के डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो तो उसको वर्क बोलते हैं। चलो समझते हैं, होता क्या है कि अगर नॉर्मल भाषा में वर्क बोला जाए और फिजिक्स की भाषा में वर्क बोला जाए तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, नॉर्मल भाषा में पढ़ने को भी काम बोलते हैं, कि पढ़ रहे हैं काम बोलना, चेयर पे बैठ के कंप्यूटर चला रहे हैं उसको भी क्या बोलते हैं कि काम कर रहे हैं। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स में काम कब बोलेंगे, जब तुमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, किसी बॉडी पे, बॉडी से तुम्हारा और उसका इंटरेक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो गया, किधर की तरफ, जिधर तुमने फोर्स डायरेक्शन लगाया ऑफ उधर। फोर्स अप्लाई अप्लाई। किया। तो वो भी इधर ही जरूरी है। है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ जरूरी है, क्योंकि मान लो तुम फोर्स लगा रहे हो और उस डायरेक्शन में मोशन ही नहीं हो रहा है, मोशन का ही और हो रहा है, तो तुम उस पर कुछ वर्क नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है लिखना, वर्क लिखो, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन if, work is said to be done if applied force, if applied force displaces, if applied force displaces, applied force displaces the body, displaces the body, displaces the body on which it is acting, displaces the body on which it is acting। हो गया, हाँ सर। Yes, sir. लिखना, the quantity of work done, the quantity of work done is given by, the quantity of work done is given by scalar product of, the quantity of work done is given by scalar product of applied force, scalar product of applied force and scalar product of applied force and displacement, displacement in the body, and displacement in due to this force, yeah, produced by this force, displacement produced by this force, अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या बोले? displacement of the body, displacement of the body produced by this force, produced by this force। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है ना कि जो फोर्स है दैट फोर्स मे बी कांस्टेंट और जो फोर्स है मे बी वेरिएबल। हो रहा है कि हमारे पास एक बॉडी था, मान लो, अभी ड्रॉ मत करना, एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस पे तुमने फोर्स लगाया F, कितने का, 100 न्यूटन का। इस 100 न्यूटन के अगर ये चलते, इस 100 न्यूटन के चलते ये डिस्प्लेस करके यहाँ पहुंच गया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना वो कैसे फोर्स के चलते हुआ है, कांस्टेंट फोर्स के चलते हुआ है। कैसे फोर्स के चलते हुआ है, कांस्टेंट फोर्स के चलते हुआ है। और कांस्टेंट फोर्स के चलते वर्क डन जो होगा उसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है। कांस्टेंट फोर्स में तुम फोर्स निकालो, फोर्स पता करो कितना है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लो कि बॉडी डिस्प्लेस हुआ कितना, उसके बाद दोनों का क्या कर लो, स्केलर प्रोडक्ट ले लो। क्यों स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्योंकि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो डिपेंड करेगा कि तुम कैसी क्वांटिटी मिल रही है। तो वर्क क्या होता है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से तुम्हें वर्क चाहिए, तो इसके बीच में कौन सा प्रोडक्ट लगेगा, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। Dot product. हाँ डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। मतलब एफ डब्ल्यू क्या होगा, एफ डॉट एस होगा, और एफ डैश, एफ डॉट एस जो होता है वो क्या होता है, एफ एस लिखना नहीं अभी, एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन
force acting on the body and displacement produced in the body. Clear है? समझ में आ रहा है? तो लिखना work done by, your next heading is work done by constant force. Work done by constant force. लिखना if a force F vector, if a force F vector produces, if a force F vector produces a displacement of S vector, then work done is given as W is equal to F vector dot S vector. डॉट प्रोडक्ट इसका डिस्प्लेसमेंट का फोर्स, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब तुमको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग तरीके से दे सकता है। जो फोर्स बताया, जो डिस्प्लेसमेंट बताया, वो क्या दे सकता है, अलग अलग तरीके से दे सकता है। इंफॉर्मेशन देने के बहुत सारे तरीके हैं। फोर्स का मैग्नीट्यूड दे दिया, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दे दिया, उनके बीच का एंगल दे दिया, फिर वर्क डन जो निकलेगा वो एफ एस कॉस थीटा से निकलेगा। कभी कभी क्या होता है, फोर्स का रेक्टेंगुलर फॉर्म देता है, डिस्प्लेसमेंट का रेक्टेंगुलर फॉर्म दे देता है। रेक्टेंगुलर फॉर्म याद है ना कि व्हाट इज रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ फोर्स वेक्टर, आईजे के फॉर्म में लिखना। आईजे के फॉर्म में जब किसी वेक्टर को लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल या रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलते हैं। तो अगर फोर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में दे दिया, डिस्प्लेसमेंट को रेक्टेंगुलर फॉर्म में दे दिया, तो फिर क्या फॉर्मूला होगा। तो ये सारी चीजें तो इसी में लिखेंगे। केस वन इफ मैग्नीट्यूड ऑफ, लिखना तो थोड़ा मेरा इंक यहाँ पे डालना पड़ेगा इसलिए मैं कम लिख रहा हूँ। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कॉमा magnitude of displacement, magnitude of force comma magnitude of displacement and angle between them is given, magnitude of force, magnitude of displacement and angle between them is given, and angle between them is given, then work done W is equal to Fs cos theta। ठीक है, मतलब इन्फो क्या होना चाहिए तुम्हारे पास, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ऊपर देखो वेक्टर नहीं लगा हुआ, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एफ एंड एस वेक्टर, थीटा क्या है तुम्हारा, एंगल बिटवीन एफ एस वेक्टर एंड एस वेक्टर। ठीक है, तो ये एक तरीका है, इससे तुमसे पूछ सकता है। अगेन अभी हम किधर डिस्कस कर रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स में ही डिस्कस कर रहे हैं। फोर्स कांस्टेंट है, एक सर्टेन वैल्यू होगी वो पुट करेंगे। अब दूसरा केस क्या होता है, केस 2 है, इफ एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर आर गिवन in rectangular form। अगर एफ वेक्टर और एस वेक्टर किसमें दे दिया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में दे दिया। देखो यहां तक जो चीज है ना, यहां तक तो 8th क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है, उनको वेक्टर नहीं पढ़ना होता है, ये फॉर्मूला बता देते हैं, बोलते हैं एफ का मैग्नीट्यूड रख देना, एस का मैग्नीट्यूड रखना, कॉस थीटा रख देना, काम बन जाएगा। अब उनको वेक्टर नहीं पढ़ना होता है, ये चीजें इधर पढ़नी होती है, क्योंकि 10th तक तुमको वेक्टर नहीं पढ़ना होता है। ठीक है ना,
तो अब जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है उसमें मान लो एफ दिया हुआ है तुमको, एफ कैसे दे करके रखेगा, लेट एफ वेक्टर वेक्टर इज फॉर्म इक्वल में एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। इसी को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलते हैं। या एफ एक्स एक्स कंपोनेंट में जो फोर्स है, एफ वाई वाई कंपोनेंट है, जेड जेड कंपोनेंट में जो फोर्स है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है तुमको, एंड एस वेक्टर, एस वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसको मैं डेल्टा आर वेक्टर भी लिखते हैं, और ये डेल्टा आर वेक्टर होता है R2 माइनस R1 वेक्टर। डेल्टा एस क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, एस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर, जिसको हम डेल्टा आर से लिखते हैं। डेल्टा आर होता क्या है, ये R2 माइनस R1, और अगर तुम्हारे पास R2 वेक्टर जो है वो है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, एंड R1 वेक्टर जो है वो है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये इंफॉर्मेशन अगर तुम्हारे पास है, ठीक है ना। इनिशियली बॉडी कहाँ था, उसका लोकेशन दे दिया R1, फाइनली फोर्स लगाने के बाद बॉडी कहाँ पहुंच गया, R2 पे पहुंच गया। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, R2 माइनस R1 से। तो अगर ये चीज तुमको पता है तो इन दोनों का क्या लेंगे, स्केलर प्रोडक्ट लेंगे। तो जो R होगा तुम्हारा, R जो होगा, सॉरी W, सो इससे लिखना, तो वर्क डन, तो वर्क डन इज गिवन एज, तो वर्क डन इज गिवन एज W इक्वल्स टू, वर्क डन इज गिवन एज W इक्वल्स टू, बोलो तुम बताओगे क्या लिखेंगे, क्या लिखो, मैं लिख रहा हूं, बस एक बार देखना कि क्या ये सही है कि गलत। सही है, हाँ सर सही है। हाँ सर। हाँ सर। अगर R2 माइनस R1 करा तो दिस माइनस दिस क्या बचेगा, x2 माइनस x1 इधर आया, और x2 माइनस x1 डॉट प्रोडक्ट में जब लेते हैं तो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आई कैप के साथ। तो ये आई और ये आई, इसका जो डिफरेंस है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, क्योंकि बाकी वाले से वन हो जीरो हो जाएगा। जाता है। तो हाँ जीरो, हाँ बाकी वाले के साथ जीरो हो जाएगा, बस इसके साथ बचेगा। तो एक्स कंपोनेंट को डॉट प्रोडक्ट में मैंने समझाया था, एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट के साथ, जेड कंपोनेंट को जेड कंपोनेंट के साथ। तो डेल्टा, ये जो डेल्टा आर है इसका एक्स कंपोनेंट है x2 माइनस x1, ये किसके साथ मल्टीप्लाई करा है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट वाई के साथ, जेड कंपोनेंट जेड के साथ। मतलब जब भी तुम्हें इस फॉर्म में देगा तो ये फॉर्मूला रखेंगे। तो डिपेंड करेगा तुम क्या कर रहे हो, और इस चीज को शॉर्ट फॉर्म में हम डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड भी लिख सकते हैं। मतलब अगर ये इसको तुमको लिखना है, और W इज इक्वल टू एफ एक्स डेल्टा एक्स प्लस एफ वाई डेल्टा वाई प्लस एफ जेड डेल्टा जेड। और ध्यान से देखना, दिस इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, ये तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बच्चे इसमें ढूंढने लगते हैं तो डेल्टा एक्स पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या करो चुपचाप डेल्टा एक्स निकाल लो। जैसे तुमने x1 x2 माइनस x1 करोगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा एक्स मिलेगा। तो ये वैल्यू का ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करना। उसी तरीके से जो डिफरेंस आएगा ना, जो डिफरेंस है वो तुम्हें बता देगा कि पॉजिटिव या वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, इधर से ही पता चल जाएगा। इधर से जो डेल्टा वाला टर्म है वही तुमको बता देगा। क्लियर है? यस तो कुछ सर। सवाल करेंगे फिर आगे हाँ बढ़ेंगे। सर। यूनिट बताने की जरूरत नहीं है ना, व्हाट इज यूनिट ऑफ वर्क, ये सब भी बता दूं। यूनिट ऑफ वर्क या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, ये सब तो बताया हुआ है। यूनिट क्या होता है वर्क का? 9th में था। हाँ 9 में था, जूल है तुम्हारा, न्यूटन मीटर भी बोल सकते हो। और एसआई यूनिट ये है, और ये सीजीएस यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट वर्क का क्या जूल। होगा,
नहीं सीजीएस क्यों एसआई आर्ग आर्ग हमारा क्या यस सर सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर ठीक है, लिखना लिखना if an object displaces from a point if an object displaces from a point 20,3 displaces from a point 20,3 sorry 20 नहीं 2,0,3 लिखना displaces from a point 2,0,3 So displaces from a point फ्रॉम अ पॉइंट ये चीज लिखना है ब्रैकेट में 2,0,3 मतलब ये पॉइंट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ कि पहले कहा था डिस्प्लेसेस फ्रॉम अ पॉइंट 2,0,3 टू पॉइंट लिंक डालना पड़ेगा 2 पॉइंट सवाल लिख लो फिर उसके बाद मैं लिंक डालूंगा तुम ट्राई करना सॉल्व करने का 2.3, -1, 2 displaces from a point 2,0,3 to point 2.3, -1, 2 under the action of force 2i cap minus j cap plus 3k cap Newton under the action of force 2i cap minus j cap plus 3k cap Newton. Then find work done on the body. Then find work done on the body by this force. Work done on the body by this force. ट्राई करो 1 मिनट में मैं जीरो होगा। जीरो नहीं होता, जीरो 0 आ रहा है जूल। सबका हाँ, 0 आ रहा है जी सर ठीक है तो सर, क्या 0 करो जूल। इधर एफ एक्स डेल्टा एक्स फॉर्मूला क्या है W इज इक्वल टू एफ एक्स डेल्टा एक्स एफ वाई डेल्टा वाई प्लस एफ जेड डेल्टा जेड यही फॉर्मूला होता है एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है तो एक्स की वैल्यू 2 है ठीक है 2 डेल्टा एक्स क्या है तुम्हारा x2 माइनस x1 है मतलब पार्टिकल हाँ सर पे था 3 पे चला गया 2 से कहा गया 3 पे तो इट विल बी 3 माइनस 2 अब बात करते हैं fy की वैल्यू कितनी है -1 -1 है y2 कितना है y2 है 0 से -1 से कहा गया -1 -1 पे गया तो इधर -1 प्लस जेड एफ जेड कितना दिया हुआ थ्री 3 जी सर 3 और जेड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है कहाँ से कहाँ -1 तक पहले ये 3 से 2 3 से 2 3 से 2 जा रहा है तो इसको लिखेंगे 2 - 3 सिंप्लीफाई करोगे ये कितना आएगा 2 इधर कितना आएगा प्लस 1 इधर -1 बाहर मल्टीप्लाई हुआ तो -3 0 मतलब जो वर्क डन है वो कितना होगा मतलब ये जो फोर्स है ये कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है समझ में आया बात हाँ सर ठीक है तो ऐसा जरूर नहीं है कि फोर्स लग रहा है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क होगा ही अब कंडीशन क्या है 0 वर्क डन का कंडीशन है सबसे पहला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसमें ध्यान से देखोगे तो जो फॉर्मूला था वर्क डन का
fs cos थीटा, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, अभी लिखना नहीं है, बस समझना है, वर्क डन कितना होगा, 0 है कि नहीं। दूसरे फॉर्म में Yes. क्या होता है कि हमने उसको किस फॉर्म में देखा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में देखा, और रेक्टेंगुलर फॉर्म में कब 0 होगा, जब तुमने दोनों का वो जो वैल्यू है ना, एक तरीके से मैंने बताया था कि cos थीटा 0 कब होता है, सबका प्रोडक्ट तुमने करा 0 हो गया। तो स्केलर प्रोडक्ट 0, जहां भी स्केलर प्रोडक्ट तुम्हारा 0 होगा, जिस पॉइंट पे भी स्केलर प्रोडक्ट 0 हो गया, वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल अगर 90 डिग्री का है, इस केस में मे बी ऐसा हो सकता है कि जो भी डिस्प्लेसमेंट और जो तुम्हारा वर्क डन जो फोर्स दिया हुआ है उसमें एंगल कितने का बनना है, 90 डिग्री का बन रहा हो। एंगल निकालना मैंने सिखाया है कि अगर दोनों में एंगल 90 डिग्री का बन जाए तो क्या होता है, 0 हो जाएगा। ठीक है, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अगर तुमको दिया हुआ है कि फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो उसके लिए कौन सा Dot फॉर्मूला यूज product. करते हैं, को याद है ना, डॉट प्रोडक्ट. Yes, sir. क्या यूज करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर है तो क्या करोगे, x1 या दो वेक्टर है तो ऊपर डॉट प्रोडक्ट f डॉट s लिखते हैं, डिवाइडेड बाई f वेक्टर और s वेक्टर। तो कभी कभी क्या होता है, तुमसे एंगल भी पूछ सकता है कि मान लो कि ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और उसके चलते वर्क डन इतना हो रहा है, तो बताओ कि एंगल कितना है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में। तो लिखना है एक सवाल, एक प्रॉब्लम लिख लो। if a force of if a force of if a force of magnitude if a force of magnitude 100 newton, if a force of magnitude 100 newton does a work done does a work done does a work done of work done of work done of work done of 50 joule, work done of 50 joule, work done of 50 joule by a displacement of by a displacement of by a displacement of displacement of 1 meter, by a displacement of 1 meter, then find angle between force and displacement। बच्चा वाला क्वेश्चन है ये। then find angle between force and displacement। 60 डिग्री. कितना, 60 डिग्री. 60 डिग्री है सबका, सर 60 डिग्री. 60 डिग्री सबका आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर 60। चलो फिर बढ़िया, 60 डिग्री अगर सबका आ रहा है। अब एक सवाल है, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, लिखना। इफ क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन, if a particle of mass 2 kg undergoes displacement So particle of mass mass 2 kg undergoes a displacement which vary as time, undergoes a displacement which vary as time x equals to t square by 2 x is equal to t square by 2 under the action of a force under the action of a force
under the action of a force, then find work done by this force, on the particle, in first 2 seconds. In first 2 सेकंड, पहले 2 सेकंड में कितना वर्क डन होगा? सर फोर्स का वैल्यू कितना बोला था? फोर्स का वैल्यू मैंने कुछ बोला ही नहीं, बोला है क्या? नहीं सर। फोर्स सवाल में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, तुम्हें निकालना है। सोचो क्या फोर्स सर मास बोला हुआ है? मास दिया हुआ है, मास तो दिया था ना स्टार्टिंग में ही 2 kg। हाँ सर मैंने सर पहला किया था इसलिए सर 4 जूल। किसने आंसर बताया? 4 जूल। वर्क इज इक्वल टू 4 जूल। सर मास कितना बोला था? मास 2 kg। हाँ सर 4 जूल। वेरी गुड 4 जूल। 4 जूल। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं 4 जूल, बाकी लोग भी करेंगे। सॉल्व करें? चलो समझते हैं। तुम्हें पता है कि फोर्स निकालने, ये वर्क डन निकालने के फॉर्मूले में तुम्हारे पास फोर्स होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट 4 जूल। 4 जूल, हाँ ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होने चाहिए। यहाँ पे तुमको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, फोर्स नहीं दिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर उसी फोर्स के चलते हो रहा है तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो इस इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट कैसे, क्योंकि अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तुम्हें क्या मिलेगा? वेलोसिटी। एक बार अगर इसको वेलोसिटी। वेलोसिटी। वेलोसिटी इतना होगा। एक्सीलरेशन में चेंज कर सकते हो, एक्सीलरेशन तो एक बार एक्सीलरेशन विल बी 1 हो जाएगा इन द स्क्वायर। और अगर तुम्हें एक्सीलरेशन पता है, मास पता है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? m into a। m into मास 2 है, एक्सीलरेशन 1 है, यानी 2 न्यूटन। 2 न्यूटन तुम्हारा क्या हो गया? फोर्स हो गया। और अगर 2 न्यूटन आ रहा है तो ये कांस्टेंट फोर्स है, क्योंकि ये एक नंबर है, दिस इज अ नंबर जो कि कांस्टेंट रहेगा। तो एक तरीके से ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का सिचुएशन। अब तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें चाहिए यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आएगा? इस इक्वेशन से, क्योंकि पहले 2 सेकंड में निकालना है। तो अगर x निकालोगे, x जो होगा 0 पे, x अगर 0 पुट करते हो, पोजीशन 0 है, ये x1 देगा तुमको। x2 जो होगा 2 पे निकालना है, तो इट विल बी हाउ मच? विल बी 2। मतलब डेल्टा x कितना हो गया तुम्हारा? बोलो, डेल्टा x विल बी हाउ मच? 2। ये तुम्हारा fx होगा। यहाँ से ये जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे ये क्या होगा? fx होगा, क्योंकि जब x को डिफरेंशिएट करोगे तो vx देगा, v को डिफरेंशिएट करोगे तो fx ax देगा, और इसमें मास से मल्टीप्लाई करोगे तो ये fx देगा। मतलब जो तुम्हारा वर्क है w, इट विल बी fx into डेल्टा x। दैट मीन्स क्या दिखेगा तुमको? यहाँ दिखेगा 2 into 2 4 जूल। समझ में आ रहा है? यस सर। किसी कोई कंफ्यूजन नो सर। है ना? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्क डन बाय, नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। टाइम देखते रहना, एक बार मैं ही देख लेता हूँ टाइम कितना। चलो इतना देर में थ्योरी समझा दूंगा। क्वेश्चन जो होगा देखते हैं, क्वेश्चन कर पाएंगे। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, मतलब यहाँ जो भी फोर्स है ना, जो भी फोर्स यहाँ तुमको दिखेगा वो क्या है?
अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग टाइम पे वेरी करेगा, ठीक है। अब वेरी करेगा ना तो तुम डायरेक्टली W इज इक्वल टू एफ डॉट एस नहीं लगा सकते, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है, मान लो पार्टिकल जो है इस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे फोर्स देखा F1 है, यहाँ पे फोर्स देखा F2 है, यहाँ पे फोर्स देखा F3 है, कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है। तो अगर वेरिएबल फोर्स है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स वेरिएबल है, तो उस केस में वर्क डन कैसे निकालते हैं? ऐसे केस में जब वर्क डन निकालना होता है ना, तो हम पहले एक छोटे से इंटरवल में फोर्स निकाल लेते हैं, और उस छोटे से इंटरवल में जो फोर्स है, उस फोर्स के चलते डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो देख लेंगे, क्योंकि अगर इंटरवल छोटा सा लोगे तो फोर्स में जो वेरिएशन होगा वो बहुत ही माइनर होगा, ठीक है ना। छोटे से इंटरवल में मतलब बहुत ही छोटा इंटरवल ले लिए, फॉर दैट इंटरवल फोर्स विल बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और उस इंटरवल में अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या देगा? छोटा सा वर्क डन देगा उस गिवन इंटरवल का। आ रही बात समझ में? अगर उस गिवन इंटरवल का तुमने वर्क डन निकाल लिया, वैसे वैसे बहुत सारे इंटरवल्स होंगे, तो उन सारे इंटरवल्स को ऐड कर दोगे, नेट वर्क डन आ जाएगा। और अगर कंटिन्यूअस एडिशन हम करते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इंटीग्रेशन। कंटिन्यूअस एडिशन में इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ेगा। तो हमें करना क्या है ना, कि मान लो पार्टिकल इस पाथ पे चल रहा था, उस पे फोर्स लग रहा है, हम क्या करेंगे, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, dr वेक्टर का है, इस dr वेक्टर को करवाने के लिए इस इंस्टेंट पे फोर्स लगा है F। इससे फोर्स लगा, पूरा मोशन हो रहा है, लेकिन हमने क्या करा, एक छोटा सा इंटरवल, कितना डिस्प्लेसमेंट का, dr डिस्प्लेसमेंट का, और चूंकि इंटरवल छोटा होगा तो दिस फोर्स विल बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर दिस इंटरवल, क्योंकि क्या है, बहुत ही छोटा है। आ रही बात समझ में? मान लो पहले फोर्स था 100 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन चेंज जो हुआ फोर्स में वो कितने का हुआ, 100.0000 समथिंग ऐसा वन का। जो चेंज है बहुत ही छोटा है, तो मे बी हम फोर्स को कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं इन दिस इंटरवल। तो अगर इस इंटरवल में वर्क डन निकालते हो, वर्क डन लिखना, ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद नीचे लिखना, वर्क डन इन दिस इन स्मॉल इंटरवल, वर्क डन इन द स्मॉल इंटरवल, सर रुकिए क्या वर्क डन, अब बोले ना, ओके सर। देखो, वर्क डन इन दिस स्मॉल इंटरवल is given as, work done in the small interval is given as dw is equal to f dot dr vector। dr क्या है, या डिस्प्लेसमेंट, या dr से कंफ्यूज मत हो जाना, dr is your displacement, ठीक है। तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, या फिर W इज इक्वल टू dw की जगह क्या है तुम्हारा, F डॉट dr वेक्टर। लेकिन इसके लिए तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी, लिमिट की। अगर पार्टिकल पहले R1 पे था, कुछ देर बाद R2 पे चला गया, यानी R1 और R2 के बीच में तुमको वर्क डन निकालना है, दिस विल बी योर फॉर्मूला। मतलब वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dr, जहां पार्टिकल पहले कहा था R1 पे था, कुछ देर बाद तुमने देखा कहाँ चला गया, R2 पे चला गया, लेकिन किसके चलते है, इस वेरिएबल फोर्स के चलते। समझ में आया? हाँ अब यहाँ पर भी क्या हो सकता है कि जो F है, F इज इक्वल टू, F वेक्टर जो है ये है Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस तो ये क्वेश्चन है, नहीं नहीं, F जो है वो Fx i कैप प्लस Fy प्लस Fz दिया हुआ है, और dr वेक्टर जो होता है, dr वेक्टर होता है dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz
ये कैप। अब एफ, एफ क्या हो सकता है? एफ एक्स कंपोनेंट उसका कुछ हो सकता है, वाई कंपोनेंट कुछ हो सकता है, जेड कंपोनेंट हो सकता है, विच मे बी ऑल्सो वेरिएबल। एक्स कंपोनेंट भी वेरी कर सकता है, वाई कंपोनेंट भी वेरी कर सकता है, जेड कंपोनेंट भी वेरी कर सकता है, क्योंकि क्या है, वेरिएबल फोर्स है। यहाँ पे इस बार कॉन्स्टेंट नहीं। डी आर जो है, डी आर इज एक्चुअली व्हाट? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन वाई, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन जेड। समझ में आ रहा है? बोलो। सर Yes, sir. सर अगर सर वो एफ एक्स का वो सर एफ अगर एक्स का वाई का जेड का फंक्शन होगा तो वो डब्ल्यू एक्स निकालना पड़ेगा। नहीं अभी कर रहा हूँ ना, आगे देखो तो डब्ल्यू बता रहा हूँ। एक्स वर्क डन डब्ल्यू एक्स की, अरे डब्ल्यू एक्स ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं, क्योंकि वर्क जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, उसमें एक्स वाई जेड बताने की जरूरत नहीं होती है। डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू जेड ऐसा कुछ टर्म नहीं होता, क्योंकि डब्ल्यू जो है वो तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है, उसको एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में अलग से दिखाने की जरूरत नहीं होती। हमेशा हम बात करते हैं नेट वर्क डन का। नेट वर्क डन एक्स में कितना, एक्स के चलते कितना होगा, वाई के चलते वो, जेड के चलते वो कितना होगा। अब देखो ये जो चीज है ना, अब वैल्यू पुट करोगे तो जो वर्क डन होगा उसके लिए इंटीग्रेशन, वर्क डन जो होगा, एक मिनट रुक जाओ, वर्क डन जो होगा समझो। अब W जब लिखेंगे, W विल बी योर एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। अब इसके साथ कौन सा टर्म मल्टीप्लाई होगा? dx मल्टीप्लाई होगा, होगा W, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हुआ, डॉट प्रोडक्ट लेना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो एफ एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? dx के साथ, ये टर्म लिखेगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड। लिख सकते हैं ऐसा। तो ये देगा तुमको नेट फोर्स। अगर 3 डायमेंशनल मोशन हो रहा है तो तुमको एक्स वाई जेड तीनों दिखेगा। अगर 2 डायमेंशनल मोशन दिख रहा है तो एक्स और वाई दिखेगा। अगर 1 डायमेंशनल मोशन हो रहा है तो मे बी एक्स दिखेगा। नहीं समझ में आया कि ये कैसे आया? नहीं सर समझ में आया। हाँ सर समझ समझ में आ आया। गया? अब जब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पुट करेंगे x1 से x2 तक। यहाँ क्या पुट करेंगे? y1 से Y1 से Y2. Y2 तक, यहाँ z1 से Z1 से Z2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर ऐसा लिखा हुआ है f, ये जो चीज फॉर्मूला जो यहाँ पे जो हमने यूज कर रहे हैं, यहाँ पे f जो है वो किसका फंक्शन है? फंक्शन ऑफ पोजीशन। क्योंकि ध्यान से देखो, f को x के टर्म में डिफरेंशिएट कर, इंटीग्रेट कर रहे हैं, f को y के टर्म में डिफरेंशिएट कर, इंटीग्रेट कर रहे हैं, और f को z के टर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जिसके टर्म में इंटीग्रेट करते हैं उसी का फंक्शन होता है। मतलब अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है तो f जो होगा, जो फोर्स होगा, वो किसका फंक्शन होगा? पोजीशन का या टाइम का? पोजीशन का, पोजीशन का होगा। हेलो हेलो सर। हाँ सर। टाइम हो गया यार, ये कॉल। हाँ चलो देखो, ये कब यूज करेंगे? जब फोर्स जो होगा वो पोजीशन ऑफ, सर आपका बोर्ड नहीं दिख रहा। हाँ सर। हाँ सर बोर्ड नहीं दिख रहा। Wrap हो गया. देखना, this is used when force is function of position. This is used when force is function of position. Force is function of position, that is F is equal to, पहले से बताइए सर, आपका सर बोर्ड पहले नहीं दिख रहा था। बोर्ड क्या नहीं दिख रहा? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो हेलो। सर आपका स्टार्टिंग से एक बार ब्लू बोल आ दीजिए. रहा है। सर कुछ देर पहले सर आपका वो बोर्ड दिख नहीं नहीं दिख रहा था। अभी मेरा बोर्ड दिखना ही बंद हो गया। हेलो। सर एकदम ब्लर हो गया है। सर एकदम ब्लर हो गया है। अच्छा ब्लर हो गया तो जो कुछ नया नहीं लिख रहा, हम लिख नहीं रहे हैं कुछ, बस बोल रहे हैं। जो लिखा हुआ ना पहले वही चल रहा है। W इज इक्वल टू वो जो एफ एक्स वो लिखे थे वही चल रहा है।
वो बहुत बार कॉल आ जाता है ना, तो यार बोर्ड अपने आप ब्लर हो जाता है, पता नहीं कौन इतना कॉल कर रहा है। नीचे बस इसके लिख दो, वो जो फॉर्मूला लिखे थे ना W वाला, जस्ट उसके नीचे लिख दो हियर फोर्स इज फंक्शन ऑफ पोजीशन, हियर फोर्स इज फंक्शन ऑफ पोजीशन। लिख लिए? हाँ सर। हाँ सर। बस इतना ही तक रखते हैं, बाकी जो चीज है इससे रिलेटेड क्वेश्चन और टाइम का फंक्शन होगा तो फिर में चेंज होगा, वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ बोलो। सर मैं एक सॉल्यूशन भेजा था आपको, आप एक क्वेश्चन दिया था पहली क्लास में जो आप फॉर्मूला से कर रहे थे। हाँ, वो मैंने चेक करा। जब भी हम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो सिस्टम में जो पहले एनर्जी था उसका चेंज देखते हैं। सिस्टम में जो एनर्जी का चेंज है ना, वो सिस्टम का इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी में देखते हैं। तुमने ट्रांसफर कैलकुलेट करा है, तुमने पार्टिकल 1 का पहले की एनर्जी और पार्टिकल 2 के बाद की एनर्जी का डिफरेंस निकाला है, वहां से लॉस नहीं निकलता है। ठीक है, तो एक बार कॉपी ठीक से पढ़ा करो कि व्हाट इज लॉस एंड व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में इंडिविजुअल पार्टिकल के एनर्जी का चेंज देखते हैं। लॉस के केस में सिस्टम का एनर्जी पहले कितना था, सिस्टम का एनर्जी बाद में कितना था, उसको लॉस बोलते हैं, उसके डिफरेंस को लॉस बोलते हैं। समझ में आ गया? ओके सर, ओके। ठीक है, तो वो चेक कर लेना एक बार, तुमने इंडिविजुअल पार्टिकल का देखा हुआ क्या? इसमें कुछ सर है ना? चलो फिर आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर थैंक यू आज सर। सर आज तो सर दुर्गा पूजा स्पेशल हो गया। दुर्गा पूजा, हाँ वो कल मिस करा था मैंने क्लास, इसलिए 2 घंटे का। पता नहीं तुम लोग 2 घंटे झेल पाए हो कि नहीं झेल पाए हो। चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी दुर्गा पूजा। हाँ सर, आपको सर। भी। हाँ सर।